Welcome to the second episode of the Founder Series. Today I have Keshav and Utkarsh. Both are my founder friends. Both of them are veteran founders. और इस वीडियो का पर्पस रहेगा कि कैसे आप, अगर आप एक इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर है, ऐसी कौन सी लर्निंग्स है जो कि आपके बिजनेस के लिए वाइटल होंगी। केशव एक B2C बिजनेस से B2B बिजनेस में शिफ्ट हो चुके हैं और उत्कर्ष स्टार्टिंग से ही एक B2B बिजनेस बना रहे हैं। केशव अलाइनर्स इंडस्ट्री का एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम काइंड ऑफ सेटअप बना रहे हैं जिसमें ऑपरेशंस एंड सॉफ्टवेयर का बहुत ही क्रेजी मिक्स है। ऑन दी अदर हैंड उत्कर्ष एक B2B SaaS कंपनी बना रहे हैं जहां पर उनका प्राइमरी टारगेट यूएस है, यूएस के SMEs है। आइए जानते हैं सबसे पहले हु इज केशव। Hi जनता, Keshav here, co-founder at Snazzy Align. We are a YC backed startup and लोगों के दांतों में जो गैप्स होते हैं, उनके दांत जो आड़े टेढ़े होते हैं, वो हम लोग ठीक करते हैं इनविजिबल ब्रेसेस के वाया। आप जो बोलते हैं इनविजिबल ब्रेसेस, दैट मीन्स वो काम ब्रेसेस का ही करते हैं। मेरे दांत जो अगर ऊपर नीचे आगे पीछे हैं उनको ठीक करते हैं, बट वो ब्रेसेस जैसे दिखते नहीं है। अब ये एज अ प्रोडक्ट दे आर ट्रांसपेरेंट शीट्स, ठीक है, व्हिच आर लाइक मेड इन शेप ऑफ योर टीथ। आपको अलग अलग प्लेस मंथ ऑन मंथ करना पड़ता है एंड दे पुट प्रेशर ऑन योर टीथ। तो मुझे नहीं दिखेगा ना एज जो मेरी सारी व्हाटएवर आई वाज थिंकिंग कि मुझे ब्रेसेस नहीं लगाने की मैं एक्चुअली करूंगा, वो प्रॉब्लम एक सॉल्व होगा। मेन वो प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये क्या, बताओ कोई इंसान आपको खून में कोई इंसान मेटल लगा रहा है, ठीक है, और बोले कि यार मेटल लगा के तुम 24 घंटा, तो पॉसिबल नहीं है। और दांत सबके खराब होते हैं, आपके सब हम तीनों भी खराब हैं, ठीक है, तो दांत सबके खराब होते हैं। सो दैट मीन मार्केट बहुत बड़ा। हाँ, मार्केट में से 80% ऑफ पीपल और पीपल वो लिस्टिंग हो तो अपने आसपास के लोगों के दांत देखो, आपको 10 में से 8 लोगों के दांत खराब होंगे। सेकेंड थिंग आपने बोली कि आप डॉक्टर्स के चैनल के थ्रू इसको पुश कर रहे हैं। दैट मीन्स आपने डॉक्टर्स के साथ जाकर पार्टनरशिप करी है और उनको आप एनेबल करते हो अपने कस्टमर्स को या अपने पेशेंट्स को ब्रेसेस अलाइनर्स लगाने। I think in the further conversation we'll talk about more on the words why we move to selling it to doctors. That's an interesting thing to talk about. But फिलहाल अभी तो partnership with dental clinics in India and हम clinics को treatment offer करते हैं basically further और get to patients. Right? And we have manufacturing center where everything is in house. We manufacture it, we do scanning, and the vertical integration. And vertical integration का मतलब होता है that from the scratch to the final piece to the consumer, पूरा एक्सपीरियंस केशव स्नैज़ी में एंड टू एंड अपनी कंपनी में ही करते हैं, वो आउटसोर्स नहीं करते। Obviously that saves some money for you अगर आप vertical integration में deep volume ऑपरेट कर रहे हो, तो that's like decent enough margins to save for yourself. It comes along with economy of scale, vertical integration economy of scale goes hand in hand. Correct. Second, आपको अपने बारे में बताइए, what's your background, how did you come to start Snazzy? I'm a very stereotypical founder, ठीक है, IIT Hyderabad, ठीक है। I will tell you how did I become entrepreneur, ठीक है, I think that's very important. That's what will help you guys. So I come from like a town in Hardha called Hardha. The first person I saw as an entrepreneur was my dad. Okay. Because he runs a construction company and built it from very much scratch, like nothing, right? So I saw him for the first 10-15 years of my life. I saw him struggling, trying to build it, right? So there was a thing that banana could take कुछ है, right? Second thing was I went to this boarding school जहाँ पे IIT की कोचिंग करवाते हैं और मेरे ख्याल से stereotypical founder है said because वो लोग 2-2.5 साल आपको IIT का पढ़ाते हैं, ठीक है? That cracks the barriers, मतलब बिल्कुल फाड़ देते हैं इंसान, ठीक है? उस टाइम पे एक्चुअली डायरेक्टर ऑफ द स्कूल वो again like a guy who was building it, he came to that guy used to run like पहले भैंस चलाया करते थे, स्कूल बना दिया, मुझे लगा 100-500 का दूंगा वो ठीक है, 6-8 साल। So that second person was someone I had as an inspiration to me. Third was after IIT was one piece of time which gave me a lot of time to explore. Classes were highly I'm a chemical engineer, right? So classes were hardly जाना होता था, but that ecosystem was very dynamic. कुछ भी करने, कुछ भी लगे, मैं पहले लैपटॉप पूछा करता था, हाँ वहाँ से पैसा बना, मुझे ढूंढना पसंद था। आप स्टार्टिंग से बहुत आते थे बिकॉज बच्चे बहुत सारे होते हैं कॉलेज में, बट हमारी ऑडियंस भी आपके जैसे ही है जो कुछ करना चाहते हैं। आइडियली आप ये बोल रहे हो कि मैं कॉलेज में गया, so I had a lot of time to explore. I started my own business, जो आप लैपटॉप वाला बिजनेस बोल रहे हो। लैपटॉप बेचा, खाना बेचा, कुछ ही बेच सकता था, ठीक है। सही। पॉइंट ये रहा महीने में 10-20 हज़ार रुपये चाहिए करके कि घूम फिर पाए, राइट? उसके बाद देयर केम अ जॉब एंड दिस वाज द थर्ड पर्सन who actually made me out of it, and I think the first boss is very important.
Correct. ये आप कॉलेज के बाद की बात कॉलेज के बाद में पहले लोगों को हाँ, वो आप क्या करते हैं? I was working with, so I had options to work with startups or to work with like MNCs to placements वगैरह थे. I chose to work with a dealer partner. वो एक proper धंधेड़ी का आदमी है. वो क्या करता था? क्या Dealers, he's a dealer for Mercedes Benz. तो मर्सिडीज की डीलर हाँ. वहाँ पे उसके साथ काम करता हाँ, तो he was expanded and बंदा बहुत खुश था. मतलब मैं खुद उसे नहीं जाना पड़ा. वो बंदे ने मुझे उठा लिया वहाँ से. मतलब वो मुझे वो भी एक इंस्पिरेशन होगा दैट हाउ एंटरप्रेन्योर्स रोल. तो वो बंदे ने मुझे कैंपस से उठा लिया कि भाई करना तो मैंने कर लिया, ठीक है. और उसने सिखाया, उसने एक साल एक्चुअली बिजनेस सिखाया. और क्रेजी है, मतलब आई सॉ हिम 16 months, literally 16 months. ठीक है, 40 minutes. So I think that's where it started to touch that this frequent touch with entrepreneurs Correct. in type of like very early stage Correct. was something that built up the mind कि वो करना तो है कुछ, ठीक है. So basically, I think the entire atmosphere, the ecosystem that you are talking about. Okay, so आप ये बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग से क्योंकि आप एंटरप्रेन्योर के साथ रहते थे, अपने से बड़े, अपने से अच्छे एंटरप्रेन्योर, तो आपको बहुत सारी लर्निंग्स मिली, बहुत सारी मोटिवेशन मिली और आपको सिर्फ उनके सेंस के तरीके से सोचने लगे कि धंधा कैसा चला. राइट. लेकिन जैसे लोग देखते रहते हैं ना, धीरे-धीरे वो बिल्डअप होने लगता है. एंड आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड और मैंने बेचना स्टार्ट कर दिया. मैं कॉलेज टाइम से ही बेच रहा हूँ. ओके. उसके बाद फिर फर्स्ट जॉब में भी बेच रहा था. राइट. फर्स्ट जॉब में तेजी बेच रहा था. ठीक है. तो आई थिंक लेसन ये है कि कुछ आए ना आए आपको स्टार्टिंग सेल से जरूर करनी चाहिए. आपका बहुत फंडामेंटल ओपन हो जाता है, आपको एक समझ आने लगता है कि सामने वाले को क्या चाहिए. मेरे हिसाब से तुम जॉब करते हो 50 लाख का पैकेज या 10,000 की जॉब करते हो, बाहर निकल के कुछ ना कुछ बेचना चाहिए. करेक्ट, ठीक है. 20-30 तो बेचना ही चाहिए सामने. डेफिनेटली आई एग्री. और मैं भी ऐसे आई नो ये बात बहुत ज़्यादा ठीक है. आप फील्ड स्मार्ट बनते हो. हाँ. आप यू अंडरस्टैंड हाउ टू एस्टैब्लिश रिलेशंस. मैं एमजी एक्टर में क्या करता था सबसे पहले कि फर्स्ट हो तो मैं घर में जाकर लोगों को टेस्ट किया करता था. ठीक है. स्टेट ऑफ आईआईटी वेरी ऑन जॉब टू. ठीक है. मेरे कलीग्स को कर रहे थे बट मैं उनको उससे ज़्यादा लर्निंग मुझे आप घर जा रहे हो एमजी एक्टर बेचते हैं, आप बंदे से 20 लाख रुपये की डिग्री लेकर आ रहे हो. ठीक है. पहली बात तो 20 लाख रुपये की होती है ना, तो कॉन्फिडेंस ही रख देते हो. एग्जैक्टली. बंदे को मैं 20 लाख रुपये निकलवा के बात करता हूँ. करेक्ट. तो आई डोंट नो उसके ऊपर कुछ होता है. उसके बाद जब मैं जॉब से मुझे बाय कर दिया तो कोविड पे माना और मार्केटिंग करता था और 8 महीने का मैं बेरोजगार था. और आई थिंक बेस्ट टाइम ऑफ द लाइफ. करेक्ट. इसमें आप फिगर आउट कर सकते हो. आई कांट बी सो. और मेरे ख्याल से मैं फिर से चेस बेरोजगारी कर रहा हूँ. इसके आगे नेक्स्ट ठीक है. फिर से ठीक है नेक्स्ट क्या है. तो वो टाइम में यार मैंने शायद कम से कम 150 जीरो अमाउंट. ठीक है. बहुत नॉर्मल फैमिली जाता है. सेविंग्स के नाम पे 2 लाख रुपये तक अमाउंट. और I think 1.5 the 8 month of time I explored like 150-200 businesses. ओ माय गॉड. Right? कि ऑयल सीड से तेल बना सकते हैं क्या, बायो फैक्ट्री खोल सकते हैं क्या, ये मैरिजेस में ये मैं गैस से बात करने लगा था कि ये मैरिजेस कैसे प्रॉब्लम हो लिक्विड डिलीवरी कर सकते हैं. कम से कम स्टेज बाय आइडियाज इज इज फॉलो दैट एंड समहाउ यू नो माय co-founder Ayush along with them for 8 महीने में it happened that I came to this. But that's more of, you know, But I think that's a very important lesson. हाँ. कि आप पहले आइडिया में you can't romanticize the first idea. हाँ. It's a gambit of things. आपको बहुत एक strict analysis करना जरूरी है. मार्केट में नीड पहचाननी जरूरी है. भाई दूसरों की मत अगर धंधा अच्छा नहीं तो 2-5 साल निकल जाते समझ नहीं आता. Exactly. तो गलत जगह में घुसना आप सब भी बताओगे गलत जगह में Correct. इंसान को नहीं घुसना चाहिए. So but learning for the user is कि क्यों एक्सपेरिमेंटेशन बहुत जरूरी है, क्यों क्यूरियोसिटी बहुत जरूरी है, क्यों डिकोडेशन ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस बहुत जरूरी है बिफोर एंटरिंग. और जो सिंपल बात करूँ तो गलत धंधा और गलत लड़की अगर आप पकड़ लो तो दे कैन लाइक फक ऑन योर लाइफ फॉर लाइक इनफ गुड टाइम. तो इट नीड्स टू बी थॉट थ्रू. आप लड़की चूज कर रहे हो, धंधा चूज कर रहे हो, यू हैव टू थॉट थ्रू कि भाई ये इंसान के साथ में 2-5 साल 10 साल नहीं होगा निकाल के रेडी नहीं. दोनों ही लाइफ को बहुत आईडी मैटर करता है. मर्द के जीवन में ना होता क्या है, धंधा है तो पकड़ करेंगे. तीसरी चीजें नशे होती है छोटी बात बाकी और परफेक्ट. तो आपने अपनी जर्नी बताई और आपने स्नैजी के बारे में बताया. ठीक है, स्नैजी हम दोबारा आएंगे. अब नाउ विल गो टू उत्कर्ष. सो उत्कर्ष फर्स्ट आप स्टार्ट करिए कि आप हु आर यू, राइट, एंड देन व्हाट इज द थिंग दैट यू आर बिल्डिंग. Hi guys, Utkarsh here, co-founder at Fins Captain. We make AI-powered CXM platform for local businesses in US.
Okay, yeah, pहले तो यार thanks for having me on your channel. This is my first time, so yeah, it's really nice what you are doing. So to give introduction about myself, यार एकदम simple middle class family में born and brought up in Mumbai, working parent, and did my nursery to post graduation from Mumbai only. Okay. तो जब मेरी तरह देश में ऐसे नॉर्मल जॉब वाले मेरा कोई बिजनेस बैकग्राउंड से ना आए नहीं, Correct. सिंपल सा था यार घर में कि यार इंजीनियर बनना है, पहले क्लास तक पहुंच जाते हैं, आईआईटी की तैयारी करने का। Correct. और घर वालों को ऐसे मुंबई से बहुत लगाव था कि यार ये तो बहुत आसपास से एक कोटा वोटा नहीं मिला मुझे, मुंबई में कोचिंग करें और चाहते भी थे कि आईआईटी बॉम्बे चला जाओ, जो लकीली चला नहीं गया। Awesome. तो यार ये हो गया, बट पूरे टाइम यही था यार, जब जा भी रहते ना कॉलेज के अंदर और जब प्रेप भी कर रहे थे एग्जाम की, तो ये था यार आईआईटी जाके रहे जॉब करने के लिए यार फेसबुक पर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां Correct. बनाने की नहीं सोचते थे उस जमाने में लोग। Correct. जाने की सोचते थे यार जाके पैकेज लगते हैं, जाके वो नौकरी लगा लेंगे बोल। Correct. तो वही था मोटिवेशन कि यार कॉलेज में घुसे। तो मेरा भी यार कॉलेज में पहले दिन ही जाते हैं, मैंने 2 काम किए। एक तो पहले सीपीआई बनाने की तैयारी, कि यार खूब आए एकदम ही सीएसआईटी बॉम्बे हो जाए मेरा, एक पहले में घुसा था, ब्रांच चेंज करके सीएस और CSS कंप्यूटर साइंस। हाँ और टॉपर है भाई, मैंने टॉपर है। तो एकदम यार सीएस बन जाए मेरी। और दूसरा ये था कि यार आईएम को पहले ही दिन बनवानी थी कॉलेज में जाना। Okay. एक्चुअल स्टोरी है कि यार या तो गूगल फेसबुक में चला जाऊंगा या तो आईएम अहमदाबाद चला जाऊंगा। इतना हार्डकोर मोटिवेशन, बहुत वेल डिफाइंड बात। वेल डिफाइंड बात थी यार, एकदम सब फिक्स है, जीवन में सब सही किया, घर वाले भी सबकी राय यही थी कि यार यही करो। तो यार कुछ डिफरेंट हो गया लेकिन कॉलेज का। ओके। यार मैं गलती से जाके ईसेल का एक इवेंट था, ईसेल इज आपके में एंटरप्रेन्योरशिप सेल आई थी, रीसेंट पे रनिंग पॉइंट है। एंटरप्रेन्योरशिप सेल का एक इवेंट था। तो उसमें यार भावेश अग्रवाल आया, एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सक्सेसफुल, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल वाला भावेश अग्रवाल, दिस इज वेरी अर्ली स्टेज भावेश अग्रवाल। मतलब ये बहुत अच्छा। हाँ मतलब कि यार बहुत 10 मतलब ऑलमोस्ट सब 8-9 साल पहले की बात है। लाइक अ डेकेड हो गया। हाँ लाइक ओला वाज नथिंग। ओला वाज नथिंग बैक देन, कि यार लोगों के पास फोन ही नहीं थे, अब ओला कैसे बुक करोगे, Correct. कि वो जमाना था। तो भावेश अग्रवाल आया, तो मैंने भी यार इवेंट अटेंड किया, देखा यार वो क्या बोल रहे हैं। तो उस समय तो यार लगा चलो आदमी सही काम कर रहा है, और ये सब सुना के लेक्चर में चला गया अपने ग्रेड लाने। पर यार उसके अगले 2 साल में जो हुआ, मैं यार देखते रह गया। मैंने बोला यार मुझे भावेश अग्रवाल ही बनना है। ऑसम। मेरा ये नहीं मतलब उस लेक्चर यार जो लोग बोलते हैं कि एक लेक्चर सुन के मेरा माइंड प्रोसेस चेंज हो गया, एक दिन में हो गया, यार वो सालों में हुआ, वो 2 साल में हुआ। मेरे सामने हर साल ओला इतना ग्रो किया और वो आदमी इतना ग्रो किया। उस आदमी को ईसेल ने लेक्चर खोल के एक छोटा सा हॉल दिया कॉन्फ्रेंस देने के लिए, उसमें आपको वो लेक्चर दे के गया। 2 साल बाद हम आईआईटी का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम जिसमें मोदी जी ने आके जो यूनिवर्सिटीज ने आके सबको वो कन्वोकेशन किया था, उसमें आने के लिए बंदा तैयार नहीं था। फाउंडर का लेवल इतना बढ़ चुका था, इतना बिजी है, इतना बड़ा स्केल हो चुका था ओला का बैंक। तो इट रियली मोटिवेटेड मी कि यार फाउंडर्स अलग स्केल पे जा सकते हैं। एंड फिर मैं इंस्पायर हुआ एक्शन किया, मुझे गूगल में जाकर जॉब नहीं करनी, मुझे ये गूगल बनाना है। ऑसम। तो यार दिस वाज द मोटिवेशन, ऑलवेज वेरी इनोवेशन ड्रिवन यार, मेरा हमेशा से तब से यार, और मेरा एकदम गोल हो गया कि दुनिया में इनोवेशन ड्राइव करनी है, मैसिव कंपनी बनानी है, मैसिव कंपनी जिससे यार लोग याद रखते हैं। अभी चैट जीपीटी आई, लोग भी याद है चैट जीपीटी क्या है, which changed the course of the like how humans work. Correct. And they fundamentally, innovation is very key. Correct. और इसी चलते यार साथ में मेरा co-founder बहुत अच्छा था, उसका एकदम contrasting background, सब business घर से एकदम, और his brother was also from our IT Bombay college senior, already had a business of his own, so motivated us a lot, gave us the right background, the right connection, the right introduction. कभी कभी लोगों को प्रॉब्लम जाती है, तो कॉलेज का नेटवर्क लकीली बहुत अच्छा था, सीनियर्स को सपोर्टिंग थे, सबने बहुत कुछ समझाया। So again, I think what you were saying, एक इकोसिस्टम बहुत इकोसिस्टम का फायदा है। आपके आगे पीछे कौन है, किन लोगों के साथ आप बैठ रहे हो, या किन लोगों के साथ खा पी रहे हो, बहुत ज्यादा जरूरी है उस पर फोकस करना। या एंड शिद्दत में आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, जैसे आपको लगता होगा कि बस आईआईटी बॉम्बे वालों के लिए एक्सेसिबल है, तो ऐसा नहीं है। ये पूरा इकोसिस्टम है जो एंटरप्रेन्योर्स का ओवरऑल बहुत मोटिवेटिंग है। आप किसी भी फाउंडर से मिलोगे ना, कोई आपसे ऐसा नहीं कहेगा कि यार नहीं मैं आपको नहीं बताऊंगा ये चीज कैसे होता है। बहुत पॉजिटिव इकोसिस्टम है। We through IIT Bombay का एक जरिया था जिसके थ्रू we got introduction to the bigger entrepreneur ecosystem, and people from diverse background, कोई commerce background से है, कोई medical background से है। One of the first founders we met was Ritesh Malik, Innovate के founder है, and we met in their party, हाँ के। तो यार very different perspective, very different background, उनसे पता चला कि यार वो ICU कंपनी है, तो पता चला है Y Combinator नाम से चीज एग्जिस्ट करती है जिसमें good founders go and get accelerated।
तो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आउट देयर, लॉट ऑफ वेरी गुड इंडस्ट्री एंड कनेक्शन। तो इधर से जर्नी स्टार्ट हुई, लेकिन फंडे दुनिया के कितने भी लगे, जर्नी तो आपको खुद की होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, राइट नाउ वी आर बिल्डिंग कंटेंट, वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ हेल्प द एंटरप्रेन्योर, Yeah. बट एट द एंड ऑफ द डे दिस इज जस्ट अ प्ले कार्ड इन योर जर्नी, राइट? दिस कैन जस्ट टेल यू कि बाकी लोगों की जर्नी कैसी रही है, बट आपकी जर्नी एग्जैक्ट कभी नहीं रही, राइट? आपकी जर्नी के अपने चैलेंजेस होंगे और आप अलग चीजें अचीव करोगे, अलग चीजें फिगर आउट करोगे, राइट? सो कभी भी किसी और की जर्नी को हमें रोमांटिसाइज नहीं करना है कि भावेश अग्रवाल के साथ ये हुआ था, रमेश अग्रवाल के साथ ये हुआ था। हमें ये सोचना है कि हम सारे फाउंडर से ऐसी कौन सी वो की प्रिंसिपल्स, वो कौन से फर्स्ट प्रिंसिपल्स ले सकते हैं जो कि हमारी जर्नी में हमें आगे जाके बहुत इनेबल करेंगे। या तो इसी पॉइंट पे आते हैं, मतलब डेफिनेटली आपको प्रिंसिपल्स गाइडेंस मिल जाती है, जो डेफिनेटली बहुत जरूरी है समझने के लिए। जो गलतियां शायद आप करके 6 महीना लगाते हैं वो 2 हफ्ता लगाते हैं, क्योंकि करोगे तो वैसे हो। दुनिया में जो एंटरप्रेन्योर टाइप का आदमी होता है ना, वैसे थोड़ा जिद्दी किस्म का आदमी होता है, मुझे लगता है, फॉर श्योर। और जरूर अपनी, मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सपेक्टिव है कि अब जो उसने डिसाइड कर लिया होता है ना करना है, वो सुनेगा, इंकॉर्पोरेट करेगा डेफिनेटली सजेशन, पर वो करके ही सीखता है उससे, बिना करे सीख नहीं सकते। प्लस आप दूसरी चीज एक और है, शायद बहुत कम परसेंट चांस होता है, लेकिन वो बहुत अच्छी चीज भी होती है कि यार सब लोग बोलते हैं, जब वो पूरा इकोसिस्टम बोलते हैं यार ये चीज नहीं चलेगी, फिर आप कर देते हो और वो चीज चल जाती है, तब वो बनाते एकदम गेम चेंजिंग थे। करेक्ट यार जब आपको कोई कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन यू आर अ मोनोपोली, तो ऐसी चीजें बहुत हेल्पफुल होती है। दिस थिंग्स हैव हैपेंड टू अस इन आवर जर्नी। तो की थिंग जो मुझे ड्राइव करता था एंटरप्रेन्योरशिप के, जो मेरे बेसिक प्रिंसिपल से स्टार्ट करने के, नंबर 1 इज क्या, जो आपका इनोवेशन जो है, जो आपका फाइनली जाके यूएसपी बनता है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन जिसे बोलते हैं, जो आपके प्रोडक्ट का यार एक यूनिक फीचर है जो मार्केट में नहीं एग्जिस्ट करता। इससे जो एडवांटेज मिलता है ना यार, वो एडवांटेज आपको सेल्स में भी मिल जाता है, एडवांटेज आपको हर चीज में, ये आपकी कंपनी को थ्रू आउट एडवांटेज देता है। चाहे आपको जो लोग आपके ज्वाइन कर रहे हैं तो बोलेंगे यार मेरी कंपनी ये काम करती है, अब बेच भी रहे हो मेरी कंपनी ये काम करती है, डिफरेंट है बाकी 10 लोगों के प्रोडक्ट्स है, इसी वजह से वो बिक पाता है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज ए एंटरप्रेन्योर टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ऑफ सेल्समैन तो आपको यार अब जाओगे, हाँ अब 2 कंपनियां कॉफी बेच रही है, आप भी जाकर अपनी कॉफी लेके खड़े हो गए और बता ही नहीं पा रहे कि यार कॉफी में डिफरेंस क्या है। आप B2C कर रहे हो, B2B कर रहे हो, दुनिया में जो भी कर रहे हो, आपको वो यूनिक पॉइंट अपना बताना बहुत जरूरी है। सो अगेन आप भी वही चीज बोल रहे हो दैट हाउ सेल्स इज द की, एंड जितना जल्दी आप जिस भी लेवल पे करते हो, आपको अपनी पूरी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में बहुत अलग जगह हेल्प होगी। हाँ, और मैं उसमें एक और चीज बोल रहा हूँ, सेल्स के पहले आपको यूनिक चीज, सेल्स का ये इनसाइड है, आपको यूनिक डिफरेंशिएशन बहुत क्लियर होना चाहिए लेवल से, कि अगर आपको बड़ी कंपनी बनानी है, आपका बड़ा गोल अचीव करने का, स्केल करना उस प्रोडक्ट को, तो यार यही था हमारे साथ। तो पहले तो हम यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन वाले पॉइंट हमें समझ में आ गया, तो हम बनाने बैठ गए। यूनिक तो यार दुनिया में बहुत चीज है, ठीक है, अब तो बनाते रह सकते हो, हमने बनाई दिया। तो हर बार बेसिकली लर्निंग अलग निकल जाएगी, और ये सारी लर्निंग्स को मैं कुछ पॉइंट्स में समराइज कर सकता हूँ। देखिए यूनिक चीज तो होगी विच इज मैंडेटरी, अगर आप किसी इंडस्ट्री में घुस रहे हो, बिना यूनिक चीज के हम घुस के देख चुके हैं, बहुत कॉम्पिटेटिव मार्केट होती है, आप बिल्कुल ही अगर डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो यार बेसिकली अब यूनिक तो है। सेकंड चीज ये कि यार फाउंडर मार्केट फिट कितना स्ट्रॉन्ग है उस मार्केट में। जैसे कि यार फाउंडर मार्केट फिट बेसिकली क्या चीज होता है यार, देखो मैं एक बंदा हूँ, मैं कुछ बना रहा हूँ और कोई इंडस्ट्री बहुत बड़ी, क्या मैं उस इंडस्ट्री के बनाने के लिए सुटेबल हूँ कि नहीं सुटेबल? यार हो सकता है वो इंडस्ट्री बड़ी हो, सब कुछ सही हो, लेकिन यार अब मेरी इच्छा हो, जैसे आई स्टार्टेड बिल्डिंग ए पेमेंट कंपनी, 1 क्लिक चेकआउट पेमेंट था एकदम इनोवेटिव प्रोडक्ट इन इंडिया मार्केट, आप क्रेडिट कार्ड से 1 क्लिक चेकआउट पे पेमेंट कर सकते थे, बट a lot of regulatory compliances, all these things, बहुत ज़्यादा regulations थे, बहुत ज़्यादा issues थे, and this required very mature founder to enter the industry. हर इंडस्ट्री के खुद के बैगेट्स होते हैं, and which you need to understand. यार देश में मैं भी सोचूं कि यार 1 क्लिक में मैं भी UPI बनाना चाहता हूँ, पर रेगुलेटरी कंप्लायंसेस होती है, अलग अलग मार्केट होती है, जो हर स्टेज पे शायद हम नहीं समझ पाते पहले ही। And the founder market fit in those cases is very important. So एक चीज मैं आना ऐड करना चाहूंगा, फाउंडर मार्केट फिट का मतलब ये होता है कि आपको अपने स्ट्रेंथ्स के अराउंड प्ले करना चाहिए। बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पे आपको एक लगेगा कि एक अच्छा बिजनेस बनाया जा सकता है। एक इंटरसेक्शन और होना चाहिए आपकी कैपेबिलिटीज का, आपकी स्ट्रेंथ्स का, कौन सी इंडस्ट्री में आपको इंटरेस्ट है, कौन सी इंडस्ट्री में आपको पैशन है, कौन सी इंडस्ट्री के जो की सक्सेस फैक्टर्स हैं वहां पे आप एक की इंपैक्ट ला सकते हो। जैसे उनका ने बोला उनको बहुत अच्छी मार्केट लगी सिंगल क्लिक चेकआउट की, लेकिन उनको जो की चीज समझ आई इस इंडस्ट्री की सक्सेस में वाज दैट टिल द टाइम द फाउंडर is very mature, is able to handle all the regulations on a day-to-day basis. He is able to connect with the industry stalwarts
टू मेक इट अ सस्टेनेबल प्रैक्टिस। अगर वो नहीं है तो एंटर करने का फायदा नहीं है, एंड दैट्स व्हाट सेव्ड हिम अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी। You realize that Correct. कि यार ये बहुत लंबी बैटल है and it saved a lot of like time over there. We were very smart यार, जब भी हमें लगता था because हम अपनी प्रॉब्लम जो इश्यूज थे वो जल्दी रियलाइज कर लेते थे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, एक तो ये है फाउंडर मार्केट फिट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके मार्केट में घुस रहे हो। सो पहला फाउंडर मार्केट फिट। हाँ, मेरे लिए फाउंडर मार्केट फिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड नंबर पे जो पॉइंट है, मार्केट में घुस तो गए, अब मेरा फिट तो मल्टीपल मार्केट्स में हो सकता है, मतलब ऑनेस्टली कि मैं मल्टीपल मार्केट्स के लिए अच्छा हूँ, मैं टेक में अच्छा हूँ, मैं टेक में अक्रॉस बहुत इंडस्ट्रीज में इनोवेट कर सकता हूँ, अच्छी चीजें बना सकता हूँ। सेकंड चीज जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती है वो मार्केट की साइज कितनी बड़ी है। बिकॉज अब देखो, अब एक शार्क को एक फिश बॉल में डाल दोगे वो उसी जितनी बड़ी हो सकती है। वेरी वेरी गुड एनेक्डोट। हाँ, तो यार आपको वेल बनानी है, आपको शार्क बनानी है, तो आपको भी शार्क टैंक में लेना है। तो आपको अगर शार्क बनना है तो यार फिश बॉल में नहीं बन सकते शार्क, करेक्ट। आपको ओशन चाहिए। तो यार ओशन के पीछे जाओ, लोग बोलेंगे रेड ओशन है, ब्लू ओशन है, बहुत टाइप का ओशन है, यूएसपी लाओ, डिफरेंशिएशन लाओ। बहुत सिंपल सी चीज है, ओशन में बोल नहीं रहा कि आपको पूरा ओशन आज कैप्चर करना है, ओशन में कुछ हिस्सा अपनी टेरिटरी बनाओ, उसे कैप्चर करना चालू करो। जस्ट टू ऐड, ओशन का मतलब है मार्केट साइज। हाँ, कितना धंधा होता है इस मार्केट में, वो ओशन का साइज का मतलब या राइट। सेकंड नंबर का प्रिंसिपल ये है, मार्केट बड़ी होनी चाहिए ताकि आपको भी स्टॉक ना हो पाओ। अगर आपको बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है इस दुनिया में, मार्केट शुड बी मैसिव। अब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां देख लो, सब बहुत मैसिव मार्केट्स में। फेसबुक, गूगल, हमें लगता है एडवर्टाइजिंग मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, हर कंपनी एड चलाती है। तो ये सारी कंपनियां बहुत बड़ी मार्केट की कंपनियां तब जाके इतनी बड़ी है। एंड जो कि थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे लगती है किसी भी बिजनेस में एंटर करते वक्त, वी हैव गॉन इनटू इंडस्ट्री जिसमें यार मार्केट दिखने में बड़ी दिखती है। जैसे कि यार पहले हम सेल्स कैप्टन के पहले, जिसमें मैं आऊंगा आगे, सेल्स कैप्टन में एग्जैक्टली क्या करते हैं, हम सेल्सबुक नाम से कंपनी बना देते थे, विच इज CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर एप्लीकेशन फॉर इंडिया मार्केट। ओके, मार्केट फॉर इंडियन बिजनेस, इंडियन बिजनेसेस, इंडियन स्मॉल बिजनेसेस। सो अगर मैं एक बिजनेस हूँ, मुझे अपने कस्टमर्स की एक पूरी ब्रेन चाहिए, एक सेंट्रल रिपोजिटरी चाहिए, तो मैं आपके पास हूँ। हाँ, ये आप इससे पहले बनाते थे, इसका नाम था सेल्स बुक। सेल्स बुक, तो इट वाज एक सेल्स एप्लीकेशन थी इंडिया के छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए। But over here, what happened with us? The journey can be very different for different people and different applications. जो हमारे साथ हुआ कि जो मेरी थर्ड जर्नी कि यार धंधा बनना चाहिए, यार रेवेन्यू तो है, तब एक पहली चीज टिक हो गई यार फाउंडर बना लेगा इसके लिए सॉफ्टवेयर, सेकंड चीज टिक हो गई यार रेवेन्यू मार्केट बड़ी है, और तीसरी चीज है प्रॉफिट कैसे बनेगा। यार प्रॉफिट कैसे बनता है कि यार आप क्या लगाते हो, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट लगाते हो। मतलब किसी भी कस्टमर को, किसी भी इंसान को अपना कस्टमर बनाने के लिए जो कॉस्ट लगती है उसको कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बोलते हैं, यानी कि कैक। हाँ, आप कैक लगाते हो और कस्टमर रिटर्न में कुछ पैसे देता है, पेमेंट उसकी होती है, लाइफ टाइम वैल्यू होती है कस्टमर की। लाइफ टाइम वैल्यू का मतलब हो गया कि एक कस्टमर आपकी कंपनी को अपनी पूरी लाइफ में कितना बिजनेस देगा। हाँ, तो जितना लाइफ टाइम वैल्यू हाई होगा उतना ही वो कस्टमर अच्छा और उतना ही बिजनेस वो अच्छा है। हाँ, तो इधर से प्लानिंग क्लियर होगी कि लाइफ टाइम वैल्यू और कैक का अगर मैथ आपका सही नहीं बैठ रहा है, एलटीवी अपन कैक का रेशियो एक के ऊपर पक्का होना चाहिए, नहीं है तो उस बिजनेस को वहीं पर बंद कर देना चाहिए। तो एक एग्जांपल दे दो। मैंने बंद किया है। हाँ, ये हम लोगों ने यार कैक इसको एलटीवी के चक्कर में बिजनेस बंद किया है। द फर्स्ट बिजनेस दैट आई विल फर्स्ट स्टार्ट विद योर पॉइंट व्हिच यू टॉकिंग अबाउट थ्री थिंग्स। आई वेरी मच अग्री व्हेन वी ट्राई टू टॉक विद इन्वेस्टर्स आल्सो। I only think about three things. Number one thing is size of the market, ठीक है? और size of the market doesn't only mean बहुत बड़ा market, लेकिन आटे चावल का market बहुत बड़ा है, ठीक है? But it also means कि उस बड़े market में आप कुछ niche बना सकते हो। It's not just about बड़ा market, बस कुछ बड़ा अपनी स्पेस बना सकते हो क्या प्रॉफिटेबल। हाँ, उसमें आप बड़े मार्केट तो बड़ा होना चाहिए, राइट? डेफिनेटली नॉट होता है, बिकॉज फंस जाते हैं, मार्केट बड़ा नहीं तो कहीं पे भी जाके फंस जाओगे, राइट? लेकिन बड़े मार्केट में आपको अपना नीश बनाते आना चाहिए अगर आप बड़ा बना रहे हो। दूसरी चीज लाइक गाइस टॉक अबाउट दैट फाउंडर मार्केट फिट, आई वांट टू हैव द पॉइंट दैट इट्स नॉट जस्ट अबाउट फाउंडर, इट्स नॉट जस्ट वन फाउंडर। मोस्टली इफ यू आर स्टार्टिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हु इज द सेकंड वे, राइट? दैट्स लाइक वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब जो फाउंडर मार्केट फिट इट्स बोथ द पीपल टुगेदर, मतलब आप अपने और उनके को-फाउंडर, हाँ, वो दोनों अपने स्ट्रेंथ और जो वीकनेसेस हैं वो क्या बोलते हैं, उसको कॉम्प्लीमेंट करना। सो बेसिकली व्हाट केशव इज सेइंग है कि अगर आपको और आपका को-फाउंडर दोनों की वीकनेसेस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, बेसिकली उसकी स्ट्रेंथ आपकी वीकनेस को कवर कर रही है और आपकी वीकनेस उसकी स्ट्रेंथ को कवर कर रही है, दैट मींस आपको एक सही को-फाउंडर राइट, डेफिनेटली।
माय जर्नी एंड दैट्स, अगर आपके दोनों फाउंडर जो हैं वो सारी चीजें अगर कवर कर पा रहे हैं, लाइक सेल्स, मार्केटिंग, टेक, धंधे में होती कितनी चीजें हैं, 8-10 चीजें होती हैं, राइट? अगर दोनों लोग मिलकर वो सारी चीजें संभाल सकते हो, राइट? सो मोटा मोटा कई, क्योंकि इन दी एंड व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम स्टार्टिंग से कि यार सीख तो आप कुछ भी सकते हो, बैठ जो एक महीने में कुछ भी सीख जाओगे, ठीक है? सो लोग सीखना चाहते हो, कितना टाइम लगता है, राइट? बट बोथ ऑफ यू शुड हैव इंटरेस्ट लेवल एंड अलाइनमेंट, यार ठीक है, कर लेंगे ये पार्ट, कर लेंगे कॉम्प्लीमेंट्री थॉट्स होने चाहिए। वो 10 की 10 चीजें हम दोनों मिलकर कर सकते हैं। आज कोई एम्प्लॉय नहीं भी हो तो पूरी कंपनी की जितनी भी चीजें हैं, ही एंड वी कैन डू अलोन, राइट? सो गोइंग बैक टू द पॉइंट ऑफ इकोसिस्टम, जो जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, राइट? सर हमारे पास इकोसिस्टम नहीं था, मतलब यू स्टार्ट फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी हैदराबाद में भाई जंगल था, ठीक है? वहां पे ईसेल बनाई मैंने, वहां पे ईसेल हुई, इट वाज नथिंग, राइट? एंड वो जो ईसेल बनाने की जर्नी, उसमें आई फाउंड आईआईटी, ठीक है? तो हम लोग जाएंगे तो हम लोग क्या करते थे, आयुषन में स्टार्टिंग में वी यूज्ड टू गो हैदराबाद, हमारा कॉलेज था, तो हम लोग जो एंटरप्रेन्योरशिप इवेंट्स हुआ करते थे इन दी जर्नी ऑफ एनी से, हम लोग हैदराबाद जाया करते थे खाना खाने के लिए, वहाँ पे जो इवेंट्स होते हैं, एंड बिकॉज वी वर आईआईटी स्टूडेंट दे लेट अस कम इन, राइट? एंड दैट्स वेयर द एंगेजमेंट स्टार्टेड. इट टुक मी 4-5 years to understand that this is the right department, ठीक है? सो दैट द फाउंडर फिट वाले लेवल से भी आपका फाउंडर फिट में आपका को-फाउंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, को-फाउंडर ढूंढने में लेजिट टाइम, एनर्जी और बहुत सारा एफर्ट लगता है। को-फाउंडर मेरे हिसाब से जितने आसानी से नहीं मिलता है, और जिनको आसानी से मिल रहा है उनके लिए टिकना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आप जो कंपनी में रहोगे दुनिया भर की बात में आपके को-फाउंडर रहेंगे, ठीक है? आप लिटरली बहुत दुनिया भर की चीजों का आर्गुमेंट है, इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप, राइट? I think third part was the PMF, the market fit. मार्केट बड़ा है, फाउंडर सही है, बट PMF रियलाइज बड़ा ही नहीं है, टैग इसको एलटीपी की बात कर रहे हैं। तो PMF यार इंडस्ट्री में बहुत डेफिनेशन है PMF की, हमारे को वाईसी में भी दुनिया भर की चीजें जो मैंने सीखा है, ठीक है? वो ये है कि या तो कस्टमर तुम्हारे को टाइम दे रहा है, या तो तुम्हारे को पैसा दे रहा है प्रॉफिट, ठीक है? मतलब आप बना रहे हो कस्टमर वहाँ पे 2-2.5-3 घंटा 4 घंटा जितना आप स्पेंड करना चाहते हो वो उतना एंगेजमेंट ले रहा है अपने काम में, या तो कस्टमर आपको पैसा दे रहा है, और कब दे रहा है पैसा? प्रॉफिटेबल। ऐसा नहीं कि 100 रुपए आप डाल रहे हो, ठीक है, और 80 रुपए आपको वापस करें, 100 रुपए आप डाल रहे हो तो 120 रुपए आपको वापस करें, ठीक है? आई थिंक दैट इज व्हाट कैपिटल को एलटीवी, तो हमारा जो पहला धंधा हमने बनाना स्टार्ट किया था वो कंज्यूमर बिजनेस, D2C बिजनेस, ओके, जहां पे हम इंस्टाग्राम पे एड्स चलाते थे, कस्टमर्स डायरेक्टली ढूंढते थे, और 40-50 हज़ार का प्रोडक्ट था, तो पूरा ट्रीटमेंट है, और वो हम कस्टमर को देते थे। सो आप बोल रहे हो कि अलाइनर्स का ही बिजनेस, राइट? आप B2C मॉडल पे करते थे, D2C मॉडल पे करते थे, जहाँ पे डायरेक्ट टू कंज्यूमर आप जाते थे, आप कस्टमर से विदाउट एनी मिडलमैन ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करवाते थे, राइट? सो अब इसमें हुआ, इसमें अगर PMF जो थर्ड पॉइंट चलता था उसके बारे में बात करें, इसमें हुआ क्या कि 50,000 का अलाइनर बेच रहा हूँ, आप लोग मानोगे नहीं, आप रैंडम गाइस भी लोगे, आप बताओ, आई थिंक यू नो द नंबर्स, बट आप लोग मानोगे नहीं कि 50,000 कैसे मैं बेचने चाहिए, क्योंकि मुझे भी अंदाजा नहीं था, मैंने स्टार्टेड बिजनेस, एक कस्टमर को एक्वायर करने का 30,000 रुपए, 35,000 रुपए फेसबुक इंस्टाग्राम पे जा रहा है। तो इसका मतलब है कि आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे एड्स चला रहे हो, मेरे या मतलब जैसे कस्टमर्स के लिए जिनको अलाइनर्स की जरूरत है, और आपका जो कॉस्ट पड़ रहा है एक एक्चुअल कस्टमर एक्विजिशन व्हिच इज 30,000 रुपीस इन अ 50,000 रुपीस प्रोडक्ट, ठीक है? तो आपने 50,000 के प्रोडक्ट पे अगर 30,000 रुपए एक्विजिशन पे खर्च कर दिया, राइट? तो अब आप CAC is to LTV, लेट्स नॉट गेट इनटू डिटेल, करेक्ट, बट CAC is to LTV मोटा-मोटा आपका कितना हो गया? 1:1.5, 1:2, ठीक है? आपके पास कोई भी धंधा है बॉस, ठीक है, जो CAC is to LTV 1:3 रहा है इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है? आज बेचना चालू कर दो, इट्स अ गोल्ड माइन, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं, राइट? बट वो CAC is to LTV 1:3 इज बेसिकली प्रोडक्ट मार्केट फॉर, मतलब एक मोटा मतलब ये है कि अगर आप 100 रुपए लगा रहे हो किसी कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, वो सामने से आपको 300 रुपए दे रहा है या उससे ज्यादा। अगर 100 रुपए लगाने पे 300 रुपए से कम मिल रहे हैं, दैट मींस उस बिजनेस से आप एग्जिट कर जाइए, आज नहीं तो कल यू विल एंड अप इन लॉसेस। हां, वो क्या इससे बेसिकली रीजन होता है 300 में जो मैथ होता है ना इंस्टाग्राम का, बोलोगे यार 100 लगा के 300 आ रहा तो प्रॉफिटेबल ही है। इशू ये है कि ग्रॉस मार्जिन का रीजन होता है इसमें कि यार 300 रुपए में 100 रुपए ही बना रहे हैं। एंड ग्रॉस मार्जिन क्या होता है? ग्रॉस मार्जिन एक सिंपल सी चीज होती है कि यार आपने मान लो प्रोडक्ट आप कुछ बेच रहे हो 100 रुपए का, तो यार आपको उसको बनाने में, उसकी सर्विस देने में, और उसमें अदर जो कॉस्ट उसके अंदर ऐड होते हैं, मान लो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ऐड हो गया, तो किसी ने कुछ सामान डिलीवर करना है या आपको डॉक्टर के थ्रू कुछ उसका कंसल्टेशन कराना पड़ रहा है इस पूरे प्रोसेस में, एवरीथिंग हैज अ कॉस्ट। अब उन सारी कॉस्टों को ऐड कीजिए, उन सारे कॉस्ट को ऐड करके प्रोडक्ट में से निकालें उसके वैल्यू में से, जो आपके पास बचता है ना वो आपका ग्रॉस मार्जिन है। सो बेसिकली रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू फुलफिल दैट ऑर्डर, राइट? जो बचता है वो ग्रॉस मार्जिन।
हाँ वो बचता है, ग्रॉस मार्जिन है। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है विच अगेन वाज द लर्निंग इज ग्रॉस, मतलब जो प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट है, आप कंज्यूमर से आप लोग देख रहे हैं प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट कुछ नहीं है, आप लोग शुगर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री लगा रहे हैं, नाम अपने प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आई एम नॉट श्योर इफ आई कैन यूज द नेम और नॉट, बट आप इमेजिन नहीं करोगे आप अगर 1000 रुपए की लिपस्टिक खरीद रहे हो उसकी एक्चुअल लैंडेड कॉस्ट इन इंडिया 150 रुपए, ठीक है, और उसके बाद भी सारी कंपनी प्रोसेस बना रही है, राइट, मतलब जो चीज के लिए एक्चुअल, तो मेरे को हमेशा ये लगता रहा कि यार भाई कस्टमर ज्यादा पे कर रहा है, कंपनी प्रोसेस में है तो पैसा ज्यादा है, राइट, सो दैट एंड आई थिंक वही पूरा बिजनेस, कंज्यूमर बिजनेस तो पूरा उसी के अराउंड चलता है, ठीक है। So I think what Keshav and Utkarsh are saying is, अगर आप B2C बिजनेस बना रहे हैं तो आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट और आपका उसकी लाइफ टाइम वैल्यू, मतलब कितने पैसे एक कस्टमर को लाने में लगे और कितने पैसे कस्टमर ने आपके ऊपर खर्चे अक्रॉस इस लाइफ टाइम, वो बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जो आपको ट्रैक करना चाहिए। अगर ये मेट्रिक आप ट्रैक कर लेते हो तो आप सस्टेनेबली एक गोल्ड माइन का सॉर्ट ऑफ बॉन्ड एक स्केल तक, हाँ, आप एक स्केल तक एक प्रॉफिटेबल धंधा बना सकते हैं। या तो आई थिंक आगे we were talking about, तो हाँ we were talking about journey आगे and हाँ, so I'll just break, हाँ, अभी so now Utkarsh will tell कि आपकी जर्नी कैसी रही in terms of starting the entire sales campaign में। तो यार ठीक है, तो ये सारी लर्निंग्स क्लियर हो गई है। इसके बाद डिसाइड किया कि यार फाइनली अब जो करना है नेक्स्ट, अब इतनी लर्निंग ले ली, इतने साल से मार्केट में इतना टाइम लगा दिया, इतना कुछ सीख लिया, तो यार अब लर्निंग सही से इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि करना तो यार एंटरप्रेन्योरशिप थी, बनानी बड़ी कंपनी थी हमेशा से। तो यार फिर लग गए, तो यार हम बना रहे थे इंडिया के सीआर, इंडिया के लोकल बिजनेसेस के लिए। तो हमें रियलाइज हुआ, हमें एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई थी उसी समय कि यार हमें कोई इनबाउंड रिक्वेस्ट आ गई थी यूएस से भी कि यार यूएस में भी ये प्रॉब्लम है, मतलब सीएक्सएम इज नॉट फुली सॉल्व्ड इन यूएस को। सीएक्सएम क्या होता है? सीएक्सएम होता है कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, सीआरएम इज अ सबसेट ऑफ दिस। कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट का सिंपल सा मीनिंग है कि यार आप एज ए बिजनेस हो, आपके साथ कस्टमर्स जो इंटरेक्ट कर रहे हैं वो पूरा एक्सपीरियंस जो है, चाहे वो कम्युनिकेशन का और जिस तरह वो आपसे बात कर रहा है, जिस भी तरह से आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, अब उसको कैसे कंट्रोल कर पा रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट वी डिड, क्या हम एक सीएक्सएम प्लेटफॉर्म बनाते हैं, कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। अब आप सेल्स कैप्टन की सेल्स कैप्टन में बात करें, सेल्स कैप्टन इज अ रीबॉर्न वर्जन ऑफ सेल्स बुक, राइट, which is an AI powered CXM platform but for local businesses in the US market। ओके, हम यूएस पे भी फोकस करते हैं क्योंकि यार हमें रियलाइज हो गया था इंडिया में जो लास्ट वाली मैथ थी ना वो सही नहीं थी। यूएस में बड़ा मार्केट है एंड मैथ वी मेड इट वर्कआउट। अगर मैं मैथ्स की बात करूं, हाँ, आप बोल रहे हो कि अगर मैं एक कस्टमर से यानी एक बिजनेस से 1000 रुपए लेना चाह रहा था, हाँ, तो शायद वो सिर्फ 200 रुपए दे रहा, हाँ, इसीलिए आपकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आती। लेकिन यही प्रोडक्ट अगर मैं यूएस के हिसाब से बना, हाँ, अगर आप आपके यूजर को बोलते 1000 रुपए दे तो 1000 रुपए देने के लिए रेडी है, हाँ, वो $1000 देने के लिए रेडी है, जो इंडिया में 1000 रुपए देने के लिए रेडी है। तो बेसिकली ये इकोनॉमिक्स का डिफरेंस है। जो जिस तरह मैं देखता हूँ यूएस की जीडीपी इंडिया के 10 गुना है ऑलमोस्ट, एंड यूएस की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट इंडिया के 1/3 है, तो यार नंबर ऑफ बिजनेस भी 1/3 है, सब कुछ 1/3 है, तो यार ऑलमोस्ट हर पर्सन की वैल्यू यूएस में 30x है। और आर्बिट्राज कहाँ क्रिएट होता है ना, ऐसे टेक्नोलॉजी कंपनीज में, ऑलवेज टेक्नोलॉजी फाउंडर टेक्नोलॉजी बिल्ड करना जानता था और वही बिल्ड करता हूँ अच्छे से। तो यार टेक में आर्बिट्राज कहाँ क्रिएट होता है कि जो प्रोडक्ट की बनाने की कॉस्ट है, जो सपोर्ट की कॉस्ट है, अगर वो इंडिया से कर ले, which is same business model as TCS, Infosys and all this kind, why इंडिया से B2B SaaS इन्वेस्ट करना बहुत प्रॉफिटेबल है। यहाँ पर टेक और पूरा सपोर्ट का कॉस्ट जो है, प्रोडक्ट का कॉस्ट जो इंडिया में बेयर करते हैं विद लेस, मतलब लेस एक्सपेंसिव एटमॉस्फेयर, मतलब लेसर प्राइस में कर सकते हो, एंड योर क्लाइंट्स आर इन द यूएस। सो एक जस्ट टू क्लैरिफाई आर्बिट्राज, आर्बिट्राज का मतलब ये है कि अगर मैं सेम प्रोडक्ट यूएस में बनाता तो मुझे इसकी कॉस्टिंग बहुत हाई आती और मैं शायद वहां प्रॉफिट नहीं बना पाता, लेकिन जब मैं सेम प्रोडक्ट इंडिया में बना रहा हूँ तो मेरी कॉस्टिंग ड्रास्टिकली कम हो रही है, लेकिन मेरा रेवेन्यू कम नहीं हो रहा है। रेवेन्यू कम नहीं होता है, तो इस वजह से यार एडवांटेज क्या क्रिएट हो पाते हैं कि हम जो इनोवेशंस करना चाहते हैं हम उसमें बहुत एग्रेसिवली पुश कर सकते हैं कि यूएस की एक कंपनी उसको कैप टू एलटीवी अगर उसको पॉजिटिव रखना है अपना, तो यार वो रेवेन्यू का 30% इन्वेस्ट कर पाएगी अपने प्रोडक्ट टेक कॉस्ट में, जो कि मेट्रिक है SaaS कंपनी के लिए। उस 30% में वो मान लो यूएस को 100 लोग हायर कर पाती है या 100 टैलेंट डिप्लॉय कर पाती है ऐसे प्रोजेक्ट के लिए, हम उसी वैल्यू में 300 लोग हायर कर सकते हैं और 3x ज्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं, 5x ज्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं इन प्रोडक्ट पाइपलाइन, इन प्रोडक्ट ग्रोथ, इन प्रोडक्ट फीचर्स, एंड दिस मेक्स अस वेरी कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट। क्योंकि यार मैंने सबसे पहली बात बोली थी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, जिसके पास बेस्ट होगा वो बिके, एंड अगर आपका प्रोडक्ट बेस्ट है और यू आर एबल टू पोजीशन इट वेल। मैंने अभी तक बस बोला कि प्रोडक्ट टेक हम इंडिया से करते हैं, सपोर्ट करते हैं इंडिया से,
बिकॉज सैस कंपनियां बताने लगा जो ओवर टाइम ऑल रनिंग साइड थी कि देखो मार्केट बड़ी है, आपका फाउंडर मार्केट फिट है, और यही आपको बता पाता है कि यार उस मार्केट में बेचना जान पाते हो, जो कि सबसे पहले लर्निंग था सेल्स आती है। करेक्ट। तो यार अब यूएस में बेच पाओगे नहीं, Correct. आप कैसे बेचोगे हर सो एक चीज मेरे को समझ आ रही है कि SaaS अदर देन द प्रोडक्ट अ मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द सक्सेस फॉर अ SaaS कंपनी इज हाउ वेल आर यू एबल टू सेल इट, बिकॉज SaaS मेजर मार्केट इंडिया में नहीं है, SaaS मेजर मार्केट इंडिया के बाहर है, हमारी ऑडियंस इंडियन में है, हम सारे इंडियन हैं। अगर उत्कर्ष आज यूएस में अपना SaaS बिजनेस बना रहा है तो उसकी एक ही चैलेंज है सबसे बड़ा, और वही एक ऐसा लीवर है जो उसको बड़ा बना सकता है, विच इज सेल्स। यानी सेल्स पे फोकस करना SaaS बिजनेस के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पीस यार देखो, क्योंकि आप कॉस्ट कितना कम करके क्या करोगे, आप 1000 रुपए कमा रहे हो महीने के, तो यार कॉस्ट कम करके भी 300 से 200 कर लोगे। और ये इंपॉर्टेंट रोल तो होता है कि 100 करोड़ का रेवेन्यू मानना ना, 100 करोड़ बराबर 1000 करोड़ का रेवेन्यू मानना, ताकि यार उसमें कॉस्ट रिड्यूस करके फायदा और बिजनेस का ग्रोथ है। अब बस इंडिया से बना के अपने कॉस्ट कम कर ली, बहुत तो वैसे मार्केट में हजारों कंपनियां हैं जो बस प्रोडक्ट बना के बैठ जाते हैं, क्योंकि इंडियंस की तरह यार हमारी काफी लोगों की टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड होती है, लोग प्रोडक्ट सबसे पहले समझ में आता है, लोग सबसे पहले प्रोडक्ट बनाने लगते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट बनाते हैं, पर बेचना कोई नहीं जाता, लोग बेचने से डर जाते हैं। और यार बाहर का देश कैसे बेचेंगे, क्या बेचेंगे, किस तरह अप्रोच किया जाएगा उन लोगों को, यार वहां तो व्हाट्सएप पे नहीं चलता, तो यार किस तरह सेल्स होगी, तो ये फिगर आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट पीस है चैप्टर, क्योंकि आपकी कंपनी कितनी बड़ी है, रिलाइज सेल्स से ही होगा, और सेल्स के बिना कुछ है नहीं। तो इसलिए यार सेल्स फिगर आउट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है अपने जर्नी में। यार मैं ये बात से डिनाई करता हूँ, लाइक B2B SaaS में मुझे लगता है सबसे उम्दा चीज़ जो है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है उनको प्रोडक्ट होती है। उसका रीज़न ये है कि कोई भी बिजनेस अनलेस ही सीज कि आप उसका या रेवेन्यू ऐड करके दे रहे हो या एग्जिस्टिंग कॉस्ट कम कर रहे हो, राइट, ईदर ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है, इन दोनों में अगर आप उसका आई थिंक देयर आर टर्म्स फॉर डू द थिंग्स, बट अगर आप ये दोनों चीज़ें नहीं करके रहे तो बिजनेस इंगेज नहीं कर पाते, ठीक है, और जहाँ पे आप ये करके दे रहे हो वो धड़ाधड़ इंगेज करेगा। आपका सेल्स वाला बंदा कितनी अग्रेसिव होगा, वो B2B में जैसे आई हैव अ फ्रेंड फ्रेंड्स, राइट, दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अ B2B SaaS फॉर 7 इंडस्ट्री, सो ये सारे जो B2B क्लाइंट्स होते हैं काफी इंटरनली लिंक्ड होते हैं, एक जगह पे काम कर गया प्रोडक्ट, थोड़ा सा रेवेन्यू बढ़ गया या कॉस्ट कटिंग हो गई, राइट, कौन इंसान 500,000 2 लाख जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट कौन नहीं बनाना चाहता है, सो मेरे ख्याल से B2B SaaS कंपनी अगर उनका प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है, सो इट विल सेल। आई थिंक मेजरली दे फेल बिकॉज़ उनका प्रोडक्ट कुछ तो होता है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता। इस पर मैं ये ऐड करूंगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि प्रोडक्ट खराब होना चाहिए। देखिए आपने जो हाईलाइट किया कि यार जाके वो जो कस्टमर को, आपका जो कस्टमर है ना, उसको जाके मुझे बता के आप ना कि यार ये कॉस्ट कम करेगा, रेवेन्यू बढ़ाएगा, वो सिर्फ मतलब प्रोडक्ट में वो यूएसपी तो होनी चाहिए, जो मैंने सबसे पहले से किया। बेसिकली आप उस यूएस के उस कस्टमर के पास अपने जाके ये चीज बोल पा रहे हो, वो है प्लेटफॉर्म। यार कोई आपसे ऐसे तो बात करेगा, आप कैसे उस तक पहुंचोगे, अपना पॉइंट ही कैसे रख पाओगे। ज्यादातर लोग क्या होता है उनके साथ इशू सही सोचते हैं, यूएसपी फिगर आउट कर लेते हैं कि यार ये प्रॉब्लम और प्रॉब्लम जेन्युइन भी होती है, पर ज्यादा लोगों को एड स्टेज जाके ये आपकी प्रॉब्लम है, ये मेरा सोल्यूशन, ये कैसे बता पाओगे। ये होता है एक सक्सेसफुल गो टू मार्केट, जिसको हम बोलते हैं, हम बोलते हैं स्टार्टिंग में गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी। कैसे आप किसी मार्केट को अप्रोच करते हैं, कैसे उस मार्केट को पेनिट्रेट करते हो और कैसे उस मार्केट के अंदर अपना एक मार्केट शेयर बनाते हैं, ये है सेल्स। मतलब बेसिकली आपके प्रोडक्ट में डेफिनेटली उसकी होनी चाहिए, पर किस तरह जाके उसको, अब मैं इधर बैठा हूँ प्रोडक्ट लेके, आप अपने घर में बैठे हो, अभी हम YouTube के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा जाके मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ ना, तो ऐसे में अपने कस्टमर से कैसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, वो है मेरी गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी। अब इस चीज में जैसे मेरे को आपने एक ओवरव्यू दिया, क्या आप कुछ ऐसी चीजें हमारे फेलो एंटरप्रेन्योर्स को बता सकते हैं कि आपने ऐसी कौन सी सेल्स स्ट्रैटेजी यूज करी एट अ ब्रॉडर लेवल जिससे आपको इंक्रीमेंटल एफर्ट्स दिखने लगे, एंड प्लीज ऑल्सो कवर कुछ फेलियर्स भी। ओके, हमने ये ट्राई किया बट इट नॉट वर्क, ये ट्राई किया बट इट वर्क बिकॉज आपका कस्टमर पर्सोना इज डिफरेंट। तो हाँ क्षितिज, तो वेरी नाइस क्वेश्चन, एंड मैं इस पे डीपली थोड़ा बात करना चाहूंगा कि गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपनीज, फॉर डिफरेंट फाउंडर्स को। मतलब एज ए फाउंडर मेरे लिए सही चल रहा है, दूसरे के लिए सही नहीं चल रहा होगा, सेम टाइप ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस के लिए। तो वही जो फाउंडर मार्केट फिट की बात है, एक मार्केट में सक्सेसफुल होने के मल्टीपल तरीके, यूट्यूब भी सक्सेसफुल है, फेसबुक भी सक्सेसफुल है एडवर्टाइजिंग बिजनेस में, एंड बोथ आर सक्सेसफुल डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। तो पहले जो हमने चालू किया, डेफिनेटली एज अ फाउंडर मुझे मार्केटिंग सेल्स डेफिनेटली दोनों ही करने में इंटरेस्ट था कि यार मार्केट करो, गूगल फेसबुक पे एड्स लगाओ उसमें एंड कस्टमर्स लेके आओ। एक हमारी वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज ये थी। एंड सेकंड थी डेफिनेटली यार फुल आउटबाउंड सेल्स करो, यार कस्टमर्स का डेटा उठाओ कि देखो यार आपका कौन टारगेट ऑडियंस हो सकता है,
सेल्स पिचेस करो। सो इनबाउंड और आउटबाउंड में थोड़ा सा Inbound gap और समझेंगे। हाँ, तो बेसिकली सेल्स में दो टाइप की स्ट्रैटेजी होती है SaaS सेल्स में। एक होती है इनबाउंड। इनबाउंड क्या होती है कि यार आपने कोई गूगल की कैंपेन चलाए, फेसबुक एड्स चलाए, या फिर अपनी वेबसाइट पे SEO बहुत स्ट्रॉन्ग है, लोग ऑटोमेटिकली आपको तो SEO का मतलब है कि अगर कोई आपके प्रोडक्ट के बारे में गूगल पे जाके सर्च करता है तो सबसे ऊपर आपका नाम आता है। अगर आप टॉप रैंकिंग में अगर आप टॉप रैंक करोगे सर्च में तो ऑटोमेटिकली कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आएगा और अपना इंटरेस्ट जनरेट करेगा एक डेमो बुक करके या एक फॉर्म भर। हाँ, फॉर्म भर के। तो ऐसी रेफरल के थ्रू आ रहा है, इसी के थ्रू ये इनबाउंड स्ट्रैटेजी होती है। इसमें इनबाउंड का मतलब क्या है कि कस्टमर को आपके बारे में पता है पहले से। सेकंड होती है आउटबाउंड स्ट्रैटेजी। आउटबाउंड स्ट्रैटेजी क्या होता है, कस्टमर को आपके बारे में नहीं पता है, आप उसको रीच आउट कर रहे हो, आपको पता है इसकी प्रॉब्लम है, आपको ये सिंपल सी चीज पता है कि यार इस कस्टमर की प्रॉब्लम है, मैं इसको यार अलग अलग चैनल्स के थ्रू बाकी काम रीच आउट नहीं कर पा रहा हूँ ईमेल में कैंपेन के लिए, तो यार मैं कोल्ड ईमेलिंग, कोल्ड कॉलिंग करने लगा और उसको रीच आउट करने लगा। एंड कोल्ड ईमेल, कोल्ड कॉल का मतलब होता है जब आप किसी को रीच आउट करते हैं बाय एनी मीडियम, इट कुड बी ईमेल, इट कुड बी टेक्स्ट, इट कुड बी कॉल, एंड यू टेल देम, यू पिच देम आउट फ्रंट अबाउट योर प्रोडक्ट एंड यू हेल्प देम आइडेंटिफाई कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। या तो ये दो स्ट्रैटेजी थी यार, हमने इनबाउंड आउटबाउंड दोनों करने की कोशिश की। मतलब डेफिनेटली जब हम स्टार्ट करते हो यार, ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है कि यार मेरा SEO एकदम ही फट जाएगा या मैं एकदम ही मैं गूगल पे टॉप रैंक करने लगूंगा पहले दिन ही। मार्केट में बहुत कंपनीज है, आपका प्रोडक्ट बेस्ट भी होगा ना तब भी गूगल पे टॉप पे आने में टाइम लगेगा, रेफरल डे वन पे नहीं आता जब तक प्रोडक्ट चालू नहीं होगा। तो यार सिंपल सी चीज है, आप इनिशियली डिजिटल मार्केटिंग करके लीड लेके आते हो, सेकंड यार आपके सेल्स वालों के थ्रू आप रीच आउट करते हो कस्टमर्स को, यार ईमेल करते हो, कॉल करते हो कि प्लीज टेक माय सर्विस। तो यार हमारी लर्निंग ये थी, हमने इंडिया US दोनों से करा के देखा और अस व्हाट वर्क किया, हमारा टारगेट मार्केट थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, तो यार हम US के लोकल बिजनेसेस को सेल करते हैं। मतलब जो इंडिया में SME होता है, हाँ, वो आप बोल रहे हो US का सिमिलर लोकल बिजनेस होता है। सिमिलर लोकल बिजनेस SMB मार्केट जो US के लोकल जिनकी दुकानें हैं US में, और एवरी दुकान और प्रोडक्ट इज रिलेवेंट बिकॉज कि यार हमारे, जैसे मैंने आपको बताया, CXM प्लेटफॉर्म, इसके अंदर 3 मेन चीजें हम कवर करते हैं। बिजनेस का कम्युनिकेशन विद कस्टमर, जो भी उसको मैसेजिंग करनी है, जो भी उसको मान लीजिए कॉल पे बात करनी है, वो पूरा जो टेक्नोलॉजी स्टैक होता है वो। सेकंड आपका रेपुटेशन, गूगल, फेसबुक, अक्रॉस इंटरनेट, कहाँ आपकी रेटिंग रिव्यू जो है उसको मैनेज करना प्लस ग्रो करने में आपकी हेल्प करते हैं। बिकॉज आज के जमाने में कोई भी बिजनेस, कोई भी दुकान हो, सलून हो, स्पा हो, आप जाकर गूगल पे सर्च करते हैं। सो यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा, रेपुटेशन का मतलब होता है क्या, कितनी वैल्यू आपकी सारे कट। रेपुटेशन का मतलब ये है कि कितनी आपकी वैल्यू है कस्टमर के माइंड में, राइट, जो कि गूगल रेटिंग्स के थ्रू या फिर किसी और ऑनलाइन रेटिंग्स के थ्रू लोग जानना चाहते हैं और बेस्ट रेटिंग्स देख के वो अपना बाइंग डिसीजन बनाना चाहते हैं। क्या एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज के जमाने में। थर्ड आपका पेमेंट्स, मतलब आप पॉइंट ऑफ सेल पे, मतलब आप किसी स्टोर में जाते हो तो आपको पॉइंट ऑफ सेल मशीन मिलती है, वो भी सिस्टम से लिंक होती है, प्लस ऑनलाइन भी पेमेंट दे सकते हो। तो ये पूरा जो स्टैक होता है उस बिजनेस का, वो हम प्रोवाइड करते हैं। ओके, एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है एक लोकल बिजनेस को, दुकान को, वो हम दे देते हैं। तो यार हमारा सॉल्यूशन बेस्ट था, AI पावर्ड था, तो आपको यार जो रिडंडेंट चीजें होती है उसमें आपका टाइम बचा देते हैं बेसिकली। यार आपको मान लीजिए कस्टमर का मैसेज आएगा, वो अपसेट है, तो AI आपके लिए ऑटोमेटिकली वो राइट कर देगा। आपको जो टाइप करने में, राइट करने में 1 मिनट 2 मिनट वेस्ट करते हो, आपके पास टाइम नहीं होता, ऑलरेडी आपके स्टोर में कस्टमर है, AI सेकंड्स में कर देगा। तो यार ये यूज केस है प्रोडक्ट का। हर एक चीज में हमारे टच पॉइंट में AI के थ्रू हम बिजनेस ओनर का 80% तक टाइम बचा लेते हैं इन देयर डे टू डे जॉब टास्क एंड ऑल्सो हेल्प देम बी मोर प्रोडक्टिव। तो यार ये डिफरेंशिएशन था। बट यार हम जब मीटिंग्स लेते थे या मीटिंग सेट करने की कोशिश करते थे तो हमने एक प्रॉब्लम फेस की कि यार हमारा इंडिया के थ्रू सेल्स पर्सन के थ्रू ट्रस्ट कम डाउन उस मार्केट में, बिकॉज दीज आर US के लोकल बिजनेस, दे आर नॉट सम टेक्नोलॉजी कंपनीज, और नाइदर कि हम किसी को API या एकदम हार्डकोर टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट नहीं बेच रहे कि आप सीधे आप API डॉक्यूमेंटेशन हमारी मंगवा लो, आप टेस्ट कर लो और बोल दो यार ये तो गेम चेंजर प्रोडक्ट है। करेक्ट, दिस इज सेल्स प्रोडक्ट। यार सेल्स मोशन के थ्रू बिकता है, जाके आपको लोगों को डेमो में दिखाना पड़ेगा, हमें मीटिंग्स देनी पड़ती है, मल्टीपल ऑनबोर्डिंग, यार तब जाके लोग सॉफ्टवेयर यूज करना समझते हैं। करेक्ट, ऐसे को समझ। सो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग, कोई भी अगर SaaS बिजनेस बनाना चाहता है उस बिजनेस में यूजर की एजुकेशन बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपका यूजर आपके प्रोडक्ट को डेली यूज करे तो आपको टाइम देना पड़ेगा, एफर्ट देना पड़ेगा और उसकी एजुकेशन में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आऊंगा, ये GTM के बाद जो हमारी दूसरी सबसे बड़ी लर्निंग थी। मतलब पहली तो डेफिनेटली सही GTM फिगर आउट करना, जिसके थ्रू थिंग्स आर स्केलिंग, मतलब थिंग्स आर मूविंग। यार हमने US में सेल्स की हायर की और पहले हम इंडिया से भी ट्राई करते थे। हमने देखा यार ये जो जिस मार्केट को हम बेच रहे हैं ना, लोकल बिजनेस,
इनका ट्रस्ट है एक यूएस कस्टमर से, एक यूएस के बंदे से ज्यादा है Correct. कंपेयर टू एक इंडिया के बंदे से। तो इट वाज वेरी सिंपल फॉर अस कि यार जिस तरह मीटिंग्स मूव हो रही है, कन्वर्सेशन मूव हो रही है, बिकॉज दे हैव टू वर्क विद द न्यू कंपनी सेल्स चैप्टर। एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, आप बोल रहे हो कि जल्दी मूव हो रही है, हाँ। इसका मतलब ये है कि जब पहले आप इंडिया से ट्राई करते थे, दैट मींस इंडियंस उनको कॉल करते थे, हाँ। सो दे वर नॉट वेरी रिस्पॉन्सिव, Yeah. दे वर नॉट रेडी टू मूव द मीटिंग टू द नेक्स्ट फेज, दे वर नॉट रेडी टू टेक अ प्रॉपर डेमो, बट द मोमेंट Utkarsh hired somebody in the US to do the same thing, people started talking. The businesses जिनको ये बेचना चाहते थे उनका ट्रस्ट बढ़ गया, वो ज्यादा डेमोस करने लगे, वो ज्यादा परचेज करने लगे। या सो वही है, इसमें तो आपको बहुत इकोनॉमिकल होना पड़ता है, हायरिंग एंड लिस्टिंग का सेपरेट करने के लिए शायद आपको अलग पॉडकास्ट चाहिए, बट इट्स डिफरेंट इन इटसेल्फ। बट अगर आपकी सही हायरिंग फिट है एंड अक्रॉस मार्केट में आपको सही मिल जा रही है, तो आई थिंक इट्स ए गुड थिंग, गुड इंडिकेटर कि यार क्योंकि बिजनेसेस का कंपनी नहीं है, सेल्स कैप्टन का कोई ऑनलाइन कोई वर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, सेल्स कैप्टन हैज जस्ट स्टार्टेड, न्यू कंपनी में एकदम जीरो लेवल की कंपनी में कर रहा हूं, जस्ट स्टार्टेड, कहीं कुछ नहीं है। आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं यूएस का एक बिजनेस एक इंडियन को ऐसे पैसे दे देगा? और गिवन दुनिया में इतने स्कैम्स होते हैं, ये सब होता है कि हाउ विल यू एक्सपेक्ट समवन टू ट्रस्ट, एंड गिवन लोकल बिजनेस यार, वो दे आर नॉट द, मतलब कि सबसे हाईएस्ट लेवल का टेक ही नहीं है कि फेसबुक का वीपी नहीं है इसको बेच, आप यार एक लोकल बिजनेस को बेच रहे हो लोकल दुकान वाले को, तो यार उसको इतना ही समझना आता है। तो इसलिए इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग, हमने टाइम नहीं वेस्ट किया। आपको लगेगा कि ऐसे कॉस्ट ज्यादा है सेल्स की, लेकिन स्टिल इट्स वेरी प्रॉफिटेबल बिकॉज यार एक SaaS रेवेन्यू का SaaS प्रोडक्ट्स ऑपरेट ऑन वेरी हाई मार्जिन्स, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप एक SaaS कंपनी चालू कर रहे हो, हाउ यू सी मार्जिन्स, एंड मार्जिन में कैप पेबैक का जो वो होता है, पीरियड होता है, आप एक बार समझाएंगे क्या पेबैक? कैप पेबैक बेसिकली क्या होता है कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट की मैंने आपको मैथ बताई थी, SaaS कंपनियों के साथ एक एडवांटेज जो होता है ना, वो लाइफ टाइम रेवेन्यू में चलती है अगर आपका रिटेंशन हाई है। तो इसके लिए कैप में आपको डेफिनेटली पहली चीज तो आपको रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको नया एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू लेके आते हैं, कितने लोग आपसे जुड़ते जा रहे हैं, कितने लोग आपसे आके जुड़ते जा रहे हैं, एनुअली कितने लोग आपसे आके जुड़ रहे हैं। करेक्ट। सेकंड, आपका रिटेंशन बहुत हाई होना चाहिए। रिटेंशन का मतलब समझें, रिटेंशन का मतलब कितने लोग आपके साथ मंथ ओवर मंथ अपना लाइसेंस कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब हर महीने क्या मैं सॉफ्टवेयर को पैसे दे रहा हूँ, हाँ। या मैं बोल रहा हूँ मुझे अब नहीं चाहिए, मुझे अब नहीं चाहिए। तो SaaS कंपनी चलती है बेसिकली इसी मैथ पे। तो सिंपल सा रीजन होना चाहिए आपका कैप पेबैक जो पीरियड है वो 9 महीने तक होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं। कि आपने यार अगर 1000 रुपए खर्च किए एंड 1000 रुपए अगर मैं सेल्स से कर रहा हूँ, तो मैं अपने सारे जिन्होंने मिलकर सेल्स किए उस पूरी टीम की जो कॉस्ट है ऊपर तक, उन्होंने मिलकर जितनी पूरी सेल्स की है वो पूरा मेरे लिए कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है। ठीक है, पूरे सेल्स मोशन का, मार्केटिंग में लीड आने का जो पैसा लगा है, जो SDR की सैलरी इन्वेस्ट हुई है, इसमें हर चीज जो इन्वेस्ट हुई है, दिस एंटायर थिंग इज अ कैश फ्लो। एंड मुझे 9 मंथ पे अगर मेरी रिकवरी हो रही है, देन आई एम बिल्डिंग अ गुड प्रॉफिट। जो एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, अगर लेट्स से मेरे पास 9 मेंबर की टीम है, हाँ। राइट, हर मेंबर की सैलरी 100 रुपए, हाँ। पूरे साल की, तो मेरे को एक सेल क्लोज करने में फॉर एग्जांपल 900 रुपए लगते हैं। हाँ, तो अगर मैं ये पूरे 900 रुपए का रेवेन्यू एक क्लाइंट से 9 महीने में निकाल पाता हूँ, हाँ। दैट मींस इट्स फाइन। इट्स फाइन। अगर वो मैं 12 महीने में निकाल रहा हूँ, 15 महीने में निकाल रहा हूँ, दैट मींस आई विल एंड अप इन लॉस। हाँ, यू विल एंड अप बिकॉज़ आपका कैश फ्लो का इशू हो जाएगा, सब चीजों का इशू हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल नहीं बचेगी आपकी। वर्किंग कैपिटल। तो इट्स बेस्ट कि आप 9 महीने तक के पीरियड में, व्हिच इज कंसीडर्ड अ वेरी गुड मेट्रिक फॉर SaaS कंपनी, कि आप 9 मंथ का पेबैक पीरियड में आप कंपनी बना दो। और आपका रिटेंशन सुपर हाई हो। रिटेंशन एक गुड NRR फॉर SaaS कंपनी व्हिच इज नेट रिटेंशन रेट इज मोर देन 100%। यार आपके साथ जो कस्टमर वो कंटिन्यू नहीं कर रहा बस साल के एंड में, अगर मान लीजिए आपके जनवरी में 10 कस्टमर है और वो मिला के आपको 1000 रुपए दे रहे हैं, तो अगले जनवरी में ऐसा होना चाहिए ये 10 कस्टमर तो फिर रहनी चाहिए, साथ में 1000 की जगह आपको 1200 रुपए देने चाहिए या 1100 रुपए देने चाहिए। तो मतलब वो आपके प्रोडक्ट में इतना ज्यादा घुस गए कि या तो आप कुछ भी इंक्रीमेंटल लॉन्च करो तो आपको एक्स्ट्रा पैसे दें, या फिर अगर आप आज डिसाइड करते हो कि मैं वही 1000 रुपए की चीज 1100 की दूंगा, सो दे आर रेडी टू डू, बिकॉज आपके सॉफ्टवेयर के बिना उनकी लाइफ प्रॉब्लमैटिक हो जाएगी। तो दिस इज द थिंग, मतलब आपका प्रोडक्ट इस तरह पोजीशन होना चाहिए। इसलिए हमारी दूसरी लाइन ये थी कि अगर मान लो कैप पीरियड 9 मंथ का है, लेकिन आपको कस्टमर ही 9 मंथ का पीरियड का या बस 10 मंथ पीरियड है, तो आपने क्या कमाया उस पर? कमाते तो तब वो जब कस्टमर आपके साथ सालों सालों टिके और रेवेन्यू बढ़ाता रहे। तो दिस वाज द सेकंड लर्निंग व्हिच इज मोर लाइक की रेवेन्यू रिटेंशन एंड आपके बेसिकली NRR वाली साइड। तो इसके लिए भी डिड मेनी थिंग्स, मतलब जो हमारे लिए वर्क किया, सपोर्ट में हमने हेवीली इन्वेस्ट किया। सपोर्ट का मतलब हो गया वो लोग जो कि कस्टमर्स की क्वेरी इमीडिएटली सॉल्व करते हैं और कस्टमर्स को उनकी प्रोडक्ट जर्नी में आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें यार हमारे पास एक बहुत अच्छा एडवांटेज जो क्रिएट हो गया है यूएस कंपनी के कंपैरिजन में, जो इस मार्केट में बेचती थी।
तो ये जो टिकट साइज में बेचते हैं हमारा प्रोडक्ट लगभग अराउंड 3K 2.5K to 3K पर लोकेशन हम चार्ज करते हैं पर सो मोटा मोटा महीने का $250-300 आप चार्ज करते हो एक लोकेशन के लिए। एक लोकेशन के लिए। तो यार एक यूएस के हिसाब से देखो तो मतलब 2 लाख रुपए हम कमा रहे हैं पर लोकेशन और हमारी सेल्स में कॉस्ट लग गई है जिस बंदे ने उसे सेल की और उसके बाद जो पैसा बच रहा है हमारी कंपनी की है। लेकिन इसी चीज में अगर मेरी कंपनी यूएस में बेच होती और मेरा उसमें टेक कॉस्ट भी लग रहा है प्रोडक्ट में साथ में सपोर्ट कॉस्ट भी लग रहा है तो यार मैं उसको पर्सनलाइज सपोर्ट सर्विस नहीं देगा। करेक्ट, क्योंकि कॉस्टिंग में जगह ही नहीं है ना। हाँ। आपके पूरे P&L में कॉस्टिंग ही नहीं बची बिकॉज बनाने का कॉस्ट इतना ज्यादा है। हाँ और यूएस में अगर आपने एक घर खाया करके सपोर्ट दे दिया तो दे ही नहीं पाओगे। चलो तो इसके लिए जो एडवांटेज हमारे पास क्रिएट हो जाता है हमारे बिजनेस में क्योंकि ये जो मार्केट है ये बहुत सपोर्ट ड्रिवन है। ये आपके साथ नंबर चलेगी बट आपको सपोर्ट अच्छा होना चाहिए इस मार्केट के लिए बिकॉज यार बहुत हम्बल किस्म के लोग हैं। आपको इनके लिए बहुत इजी टू यूज सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है। एआई की यूज एक इसके लिए इनका जीवन आसान बनाने के लिए एक्चुअली एंड आपको बहुत अच्छा सपोर्ट सर्विस देना पड़ता है कि यार जब भी ये कंफ्यूज हो जाए ना चला पाए मल्टीपल बार आपको चीजों को हेल्प करनी पड़ेगी तभी रिटेंशन हाई है। सो आई थिंक दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उत्कर्ष यहाँ पे बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि कस्टमर से आपका रिलेशनशिप क्या है, नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ सेल बट आफ्टर सेल। आफ्टर सेल कस्टमर की एक एक प्रॉब्लम अगर आप इमीडिएटली सॉल्व कर पा रहे हैं तब आपकी रिटेंशन बहुत हाई होगी और अगर रिटेंशन हाई होगी तो बहुत चांसेस है कि कस्टमर 9 महीने से पहले आपको अपनी कॉस्ट से ज्यादा पैसे देंगे। हाँ आपका 9 मंथ में पेबैक हो जाएगा और ये रखिए तो जो आपने इस साल पैसे खर्च करके रेवेन्यू उठाया नेक्स्ट ईयर ये आपको फ्री में मिल गया है। एग्जैक्टली। और नेक्स्ट ईयर से इसके ऊपर आप बिल्ड करोगे तो ये आपके लिए बहुत बैंडविड्थ खोल देता है। आपको प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है, टीम साइज बढ़ानी है, आपको कंपनी स्केल करने में। तो आज मान लीजिए मैंने ये साल सेल्स पे 100 रुपए खर्च किए और 100 रुपए रेवेन्यू में लेके 120 रुपए रेवेन्यू में लेके आया 9 महीने में पेबैक हो गया 130 रुपए में। तो यार अब अगले साल क्या होगा ना मेरे साथ यार मेरे पास 130 रुपए तो फिक्स आने वाले हैं जिसके लिए मेरी कोई कॉस्ट भी नहीं लगने वाली वो तो फिक्स हो गया मेरा। अब वो जो 100 लोगों की टीम है वो जो 100 रुपए की टीम थी वो मिलकर अगले साल भी 130 लाई पर 130 का एक्स्ट्रा बफर जो पिछले साल की सेल्स से क्रिएट हो गया ना मैं उसको इन्वेस्ट कर दूंगा। 100 रुपए की सेल्स टीम को 200 की बना दूंगा तो अगले साल मेरा नया रेवेन्यू जो आएगा वो 260 का होगा और 130 पहले से था तो विल गो टू 400। तो SaaS revenues and SaaS companies grow like this। तो हमने रेवेन्यूज को इन्वेस्ट करती है अपने तभी रिटेंशन अगर अपना हाई है तभी आप ये कर पा रहे हैं क्योंकि आपके थर्ड ईयर है आपके फर्स्ट ईयर का कस्टमर्स का भी रेवेन्यू आ रहा है सेकंड ईयर का भी कस्टमर्स का रेवेन्यू आ रहा है दिस इज टेकिंग फ्री रेवेन्यू फॉर तो इन्वेस्ट इन योर बिजनेस। सो बेसिकली एक एडवांटेज है सॉफ्टवेयर बिजनेसेस में कि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है आपका सपोर्ट अच्छा है तो कस्टमर को आपको सिर्फ एक टाइम एक्वायर करना है। अगर आप यही बिजनेस एक B2C बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको कस्टमर को बार बार एक्वायर करने की जरूरत पड़ती है। लेट्स से मैं एक रेस्टोरेंट हूँ स्विगी के ऊपर मुझे स्विगी पे बार बार एड्स चलाने पड़ रहे हैं चाहे सेम कस्टमर को अट्रैक्ट करना हो चाहे न्यू कस्टमर को अट्रैक्ट करना हो तो मेरी हमेशा जो कैक होगी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट होगी वो बहुत ज्यादा रिकरिंग होगी और कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू मच लोअर होगी एज कम्पेयर टू अ सॉफ्टवेयर बिजनेस। Yeah, so that's why मतलब why Google learning में why we in that like software business और software business अच्छे भी करते हैं इनमें जो ये रिकरिंग रेवेन्यू का जो कंसेप्ट होता है वो बहुत अच्छा है। आपको हर बार पैसा खर्च नहीं करना कस्टमर को लाने के लिए। कल के मान लो कि मार्केट चेंज होगी इंस्टाग्राम जगह टिकटॉक चलने लगा था तो आपको उसमें इनोवेट करके यूज करना पड़ेगा आपको मार्केटिंग कैंपेन इनोवेट करनी पड़ेगी किसी बिजनेस में यू विल हैव टू स्टे विद द कर्व बहुत ज्यादा दैट्स भी होगा बट आपका बिजनेस तो है ना आपके साथ आप जीरो नहीं हो गए कि प्लेटफॉर्म बंद हो गया मान लो इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया जिन लोगों ने बिजनेस ही टिकटॉक के ऊपर बनाया था वो तो बंद हो गए वो बंद हो गए अब बेसिकली वो तो बंद हो गया ना। अब मान लो SaaS कंपनी भी टिकटॉक के ऊपर बनी पर ये उनके साथ एडवांटेज क्या होता है कि यार उनके 2 साल के ऊपर एक बचा था ना आज कंपनी चलती हुई है उसके वो कस्टमर्स को रिटेन है अब वो नया तरीका ढूंढेगी कहाँ से कस्टमर लाना तो यार अब बंद नहीं हो जाते SaaS में जाने से यार आपके पास एक ग्रोइंग कर्व रहता है आपके पास हमेशा आपका आप इन्वेस्ट करते हो अगर एक नॉर्मल बिजनेस है आप क्या लगाओगे एलटीवी लगाओगे तो यार ऐसे बिजनेस ग्रो होता है। SaaS कंपनी का बिजनेस हॉकी को करते हो ये पिछले साल का रिव्यू ऐड होते रहता है और ऐसा एकदम शेप बना के हॉकी तो आफ्टर पहले थोड़ा डाउन आता है जब आप स्टार्ट कर रहे हो फिर धीरे धीरे एकदम वर्टिकली स्ट्रेट जाए। इसलिए SaaS बिजनेस आर वेरी नाइस बट आपको पूरी फिट मिलनी चाहिए मतलब क्या किस तरह प्रोडक्ट बेच रहे हो आपको फिट मिल रही है एंड फिट्स कैन बी चेंजिंग सॉरी पहले 1 मिलियन रेवेन्यू तक हो सकता है आपका एक स्ट्रेटजी काम कर रही है एक पहले 100 के रेवेन्यू तक आपकी एक स्ट्रेटजी सही चली $100 के मतलब अपने 80 लाख का बिजनेस कर लिया साल का एक स्ट्रेटजी के थ्रू बट फिर वो स्ट्रेटजी सैचुरेट हो गई अब आपको नई स्ट्रेटजी चलानी पड़ेगी फिर नई चलानी पड़ेगी तो स्ट्रेटजीज कैन बी चेंजिंग विद टाइम
प्रोडक्ट विल कीप इवॉल्विंग विद टाइम, डेफिनेटली नए कस्टमर्स आएंगे, ओवर टाइम और बड़े कस्टमर्स आएंगे, उनकी रिक्वायरमेंट और ज़्यादा होगी, तो प्रोडक्ट विल कीप इवॉल्विंग, सपोर्ट रिक्वायरमेंट्स विल कीप गेटिंग लाइक डिफिकल्ट, आपको नेविगेट करना पड़ सकता है कस्टमर के थ्रू, आपके कोड में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, अचानक से बहुत कस्टमर्स इंपैक्ट हो सकते हैं। दीज आर चैलेंजेस ऑफ SaaS और आपको फेस करने होंगे, बट वेरी गुड टर्म्स फॉर बिल्डिंग ए SaaS कंपनी, बहुत बड़ा पोटेंशियल है। दीज कंपनीज आर नॉट इन द लाइमलाइट सो मच बिकॉज ये कंपनी कंज्यूमर्स में ऐड नहीं चलाती, हमारी जैसी कंपनी कंज्यूमर्स में कभी मार्केट नहीं करेगी, या लोगों को ज़्यादा मास मार्केट को पता नहीं चलेगा। बट आप इंडिया की या यूएस की काफ़ी लिस्टेड कंपनियां देखोगे तो सॉफ्टवेयर कंपनी है। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी इनफैक्ट हमेशा रहती है TCS है। TCS का आपने किसी ने आज तक प्रोडक्ट नहीं देखा है, पर वो यूएस के क्लाइंट्स को भी पैसे दिए हैं, खूब पैसे कमाती है, प्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करती है। यार ये सब बिजनेस इस टाइप से होते हैं, नॉन फैंसी, आपको देख के यार लगेगा नहीं कि काउंटर पर लाइट में आप प्रोडक्ट लाइट में प्रोडक्ट के वीडियो भी नहीं देखेंगे आपको ज़्यादा, बट दीज कंपनीज आर गुड कंपनीज। आई थिंक वेरी गुड एक्सपीरियंस। SaaS फाउंडर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा आई थिंक क्लैरिटी आ गई है, किस तरीके से प्रोडक्ट के बारे में सोचिए, किस तरीके से सेल्स के बारे में सोचिए, किस तरीके से कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर सपोर्ट के बारे में सोचिए, क्या पर्क्स है SaaS चलाने के और क्या चैलेंजेस है पर्क्स चलाने के, क्या चैलेंजेस है SaaS कंपनी चलाने के। आई थिंक बहुत ज़्यादा क्लैरिटी क्लियर हो जाए। एक और चीज़ थी बस मैं आप ऐड कर सकते हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी मुझे एज ए SaaS ओवर टाइम हाउ वी हैव रिवॉर्ड एज ए कंपनी। तो पहले हम जब फेसबुक चलाते थे या ज़्यादातर जो हमारी दीवारों पर प्रोडक्ट पीछे लिखे होते थे, और वो फाउंडर या फिर प्रोडक्ट मैनेजर बहुत होते हैं कंपेयर टू सेल्स के अंदर व्हेन वी हैव दैट, वो पूरा दीवार जो फिल है वो कस्टमर रिक्वेस्ट है। तो ये डिफरेंस है, जब आपका प्रोडक्ट अगर कस्टमर ग्रो करा रहा है उस दिन आपको पता है कि आप सही डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हैं। अगर आपकी मनसूची है कि यार मैं रात में सो के उठा और मैंने देखा यार मुझे मेल क्वेश्चन आ गया, चैट आ गया, इसको इस तरह इंटीग्रेट कर देते हैं या ये फीचर बना देते हैं, पड़ जाएगा, तो SaaS में यार ये नहीं चलता है। कस्टमर की जो रिक्वेस्ट होती है ना, यार आपको लगेगा यार ये बेस्ट फीचर, लेकिन कस्टमर को चाहिए, कस्टमर को ये चीज़ चाहिए कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया। यार प्रोडक्ट में एक पूरा मैच्योर प्रिंसिपल है SaaS में, यार प्रोडक्ट ग्रोथ जो है वो कस्टमर ड्रिवन थोड़ी हो, ये प्रोडक्ट की लर्निंग है, प्रोडक्ट क्लाइंट और बेनिफिट, बट दिस इज माय वन की अंडरस्टैंडिंग कि यार प्रोडक्ट को बना रहे हैं, प्रोडक्ट को ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन ये है कि प्रोडक्ट इस तरह थॉट करने पे अच्छा है, अब ऐसा नहीं कि कुछ भी बना के बेचने लगे पाए। तो अगर मैं सबके जो रिजल्ट बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट कभी भी अपने मन से मत बनाओ। अगर आप बिजनेसेस के लिए बनाओ, आप प्रोडक्ट बिजनेसेस के साथ बनाओ, बिजनेसेस से समझो उनकी प्रॉब्लम, बिजनेसेस को ट्राई करवाओ अपना प्रोडक्ट, और इंक्रीमेंटली धीरे धीरे करके एक ऐसा इकोसिस्टम बना दो जिसमें से बिजनेस कभी एग्जिट ना कर पाए और आपके हमेशा बहुत ज़्यादा बड़ा यूज केस आगे लेके जाए। आई थिंक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई है। नाउ केशव से जानते हैं कि केशव की जर्नी क्या है। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो हम दोनों के बारे में is we both probably we started from something, and I think you would have also got multiple ideas before coming to this idea. Even after that, you have to pivot when you start something. So it's always, business is always evolving, and you cannot stop till you are making money for yourself. After being done, so you cannot stop. It keeps pivoting. तो आई थिंक केशव का बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी एंटरप्रेन्योर की लाइफ एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। तो ट्रस्ट में भी पिवट किया है, पहले वो सेल्स बुक बना रहे थे, अभी सेल्स ट्रैकिंग बना रहे हैं। केशव पहले B2C बिजनेस बना रहे थे अलाइनेंस का, अब प्योरली B2B जा चुके हैं। सेम विद मी, वी वर ऑल्सो बिल्डिंग अ B2B2C business earlier, which was fully operations business. Right now at Boost, we are building a B2B SaaS business. So I think all very relatable. We have all gone through that journey, and it is all very beautiful. And रुकना नहीं होता है, मतलब Exactly. आप हताश नहीं हो सकते, काम की कोई ऑप्शन ही नहीं, आपको तो ऑप्शन आपको लेकर You have to be the best guy at the world. I think now मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी जर्नी जो रही है from that B2C kind of a to this entire B2B, क्या लर्निंग्स थी, क्या चैलेंजेस थे और वो क्या पिवटल पॉइंट्स थे जिनको आपने क्रैक करके एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाया जो आज प्रॉफिटेबल है। देखो मेरे ख्याल से when we started B2C is purely sales marketing game है, प्रोडक्ट डेफिनेटली है। आई वुडंट से क्योंकि प्रोडक्ट का इंडिया है ना, B2C कंपनी का प्रोडक्ट कमोडिटी बन जाता है एक पॉइंट पे आफ्टर हाँ ये तो मेडिसिन जाता है फिर प्लेटफॉर्म। और ये जो सर यूएसपी की बात कर रहे थे वो जो हमारी B2C कंपनी का प्रोडक्ट है, आप लिटरली नहीं मानोगे, आप जो भी 3 पाउडर लगा रहे हो सब मेरे ख्याल से सेम चाइना का सब अलग पैकेजिंग में, मतलब इंडिया में बनता होगा एक ही फैक्ट्री में बनता होगा, अलग अलग फैक्ट्री लगा करें हर इंसान उसको अलग तरीके से मार्केट करता है।
तो आई थिंक D2C में मेन लर्निंग मार्केटिंग सेल्स की, राइट? और मार्केटिंग सेल्स में बहुत सारे मेट्रिक्स होते हैं। मैं आपको कहूँगा कि अगर आप मार्केटिंग सेल्स की देखा मैं बुस्टर और स्पेशली डिजिटल साइड को, राइट, तो ट्राइंग टू बिल्ड अ स्केलेबल बिजनेस ऑब्वियसली द डिजिटल हो गई। तो आप जब बिजनेस बोल रहे हो, आप बोल रहे हो गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ऑल ऑफ दिस प्लेसेस या कस्टमर की अटेंशन रहती है, कैसे आपको कैप्चर करना है। एक बार सबसे बड़ी समझना तो ये है कि कस्टमर कहीं और से नहीं आ रहे हैं, डिजिटल कस्टमर आ रहे हैं गूगल फेसबुक में आता है, इंस्टाग्राम, राइट, और गूगल का यूट्यूब भी काउंट है, राइट। बस ये दो जगह कहाँ से कस्टमर लेकर आप आओगे डिजिटल में, और 1.5 लाख ऑप्शन है, ठीक है, आपको कहीं से कस्टमर मिलेगा ही नहीं, ठीक है। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंस्टाग्राम, आई लव इंस्टाग्राम, ठीक है, लाइक दे आर एबल टू रीच यूजर्स, इट्स अ पुश बेस्ड सेल, समझ लो। इंस्टाग्राम आपको दिखाते रहते हैं और इंस्टाग्राम इज द ओनली प्लेटफॉर्म व्हिच हैव ट्रैक पुश बेस्ड सेल्स, है ना। गूगल, यूट्यूब अगेन द पीपल आर सर्चिंग दैट कंटिन्यू राइट। आई थिंक इंस्टाग्राम इज द ओनली प्लेटफॉर्म व्हिच आई हैव been able to, and this is after experiencing and losing a lot of money on whatever platform you can talk about, Snapchat हो गया, TikTok हो गया, जो प्लेटफॉर्म बात कर लो यार, IRCTC के ऐप से लेकर जो भी आप देख रहे हो, है ना। तो कस्टमर से कहाँ से आ रहा है, बिकॉज इंगेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है उस पर्टिकुलर लेवल। अब मैं D2C करने की बात करूँ, D2C बिजनेस मोटा मोटा फनल जैसा होता है, ठीक है, मैंने फनल से मतलब ट्राई करता हूँ, उससे आपको जब मैंने बनाना है D2C का बना रहे हो कंज्यूमर बिजनेस, तो आप बस एक फनल बना रहे हो तो प्रॉफिटेबल हो, ठीक है, दैट इज द एंड। आपको तो फनल समझ आ रहा है कैसे कैसे वो नैरो होती रहती है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फनल का मतलब आपने समझा, फनल आप क्योंकि एक ट्रायंगल है आपका, ठीक है, ऊपर से आप लीड्स भर रहे हो कस्टमर की, ठीक है, और लीड्स स्टेप हो रहे हैं, एक स्टेप के बाद मेरे बिजनेस का एग्जाम्पल में समझाने का ट्राई करता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास कस्टमर आते हैं ऑनलाइन ऐड देख के, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं ना कहीं। तो फर्स्ट अपन पूरे फनल को देखो, आपका ट्रायंगल है, मेरे पास 100 कस्टमर ऊपर आ रहे हैं, तो 100 कस्टमर में कितने कस्टमर्स इनसे निकाल पा रहे हैं, बेसिकली एड जिसने कस्टमर ने देखा एंड फाइनल परचेज किस कस्टमर ने किया, ये बहुत बड़ा गैप होता है। लेकिन आपकी कॉस्ट जो होती है वो ऊपर डिफाइन होती है और प्रॉफिट नीचे डिफाइन होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर 1000 लोगों ने आपका ऐड देखा और 500 लोगों ने उस ऐड पे दबाया, तो आपको कॉस्ट में 500 लोगों की रखनी मैं है। आपको मेरा फनल बताएगा, आई थिंक इसे समझ में आ जाएगा कि कैसा काम होता है। और इसमें फनल में जाने से पहले इसका समझो कि प्रॉब्लम क्या है फनल बनाने में, कि जैसा कि मैंने बोला कि कॉस्ट जो ऊपर लग रही है, प्रॉफिट नीचे आ रहा है, तो कस्टमर आने से पहले तो आप इन्वेस्ट कर चुके हो, और अगर कस्टमर नहीं आया तो फिर फाइल इस बात भी लगती है कि अब आपने फनल स्टार्ट तो कर दिया, पैसा तो जा रहा है, अगर यहाँ से कुछ नहीं निकला, तेल नहीं निकला है, तो फिर आप पैसा कुछ करोगे, ठीक है, दैट्स व्हाट हैपेंस, राइट। वी हैव ऑल लॉस्ट मनी, इनफ मनी है, what you will talk about. So अब जैसे मेरे मैंने ऐड बताया, सबसे पहले मैंने ये बात किया, आपने किसी को ऐड बताया, फिर किसी को एंगेज करने के लिए ट्राई किया किसी भी मीडियम से, राइट। आपने उसको फिजिकली कहीं भी बेचने के लिए ट्राई किया, इंस्टाग्राम पे ऐड करा बेचने के लिए ट्राई किया, देन फर्स्ट पार्ट ऑफ द फनल इज सेल्स पिच और हाउ यू एंगेज द कस्टमर, आउटरीच कैसे कर रहे हो, ठीक है, और आउटरीच करके क्या बोल रहे हो, ठीक है। ये जैसे दादों के बीच में गैप है, ठीक है, मैं बिल्कुल जब से मिला हूँ उससे 2 साल से, तो मैं आउटरीच कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, ठीक है, और मुझे कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करोगे गैप, तो मैंने फनल में एक कस्टमर ऐड कर क्षितिज, ठीक है, वो ऊपर आज तक कन्वर्ट नहीं हुआ, ठीक है। ऐसे ही मैंने एड्स दिखाए और लोगों को इंस्टाग्राम पे, वहां से और लोग ऐड हुए, राइट। तो मेरा टॉप ऑफ फनल है, मैंने पैसा स्पेंड कर दिया, फनल भर दिया, राइट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होती है, अब आपको कस्टमर से आप डे 1 को कॉल करके नहीं बोलोगे भाई पैसे लेते हैं, राइट। आपको कस्टमर को समहाउ यू हैव टू ब्रिंग हिम ऑन योर प्लेटफॉर्म, आपसे एंगेज करना स्टार्ट करें। एंगेजमेंट का मतलब समझाएंगे, एंगेजमेंट किसी भी लेवल पे हो सकता है, ठीक है, अगर सामने से कस्टमर इंटरैक्ट करे, हाँ, दैट इज एंगेजमेंट। कस्टमर अपना टाइम दे रहे हैं, चाहे वो लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, कमेंट करे, या फिर क्वेरी डाले कि टी-शर्ट मेरे को अलाइनेंस के बारे में और बताइए, या फिर पेशेंस के स्नाजी यूट्यूब चैनल पे जाकर उसकी सारी वीडियोस देखना, एनीथिंग, हाँ एनीथिंग, राइट। कस्टमर आपको अपना टाइम और अटेंशन दे रहा है, दैट्स व्हाट एंगेजमेंट। आप कस्टमर का टाइम और अटेंशन कैसे लोगे, दैट्स योर आइडिया। तो बहुत एक B2C में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले होता है कंटेंट, ठीक है। कंटेंट प्लेज अ वेरी हेवी रोल इन एंश्योरिंग कि आपका एंगेजमेंट और अटेंशन आप कैसे लेकर आ पाते हो, राइट। अगर आपका कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप कम पैसों में ज्यादा एंगेजमेंट लेकर आओगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल्स, ठीक है, देयर आर थिंग्स आप बिना पैसा खर्च करके भी बहुत सारे एंगेजमेंट ला सकते हो अगर आपका कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट। सो दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ द फनल, जब बंदा इंटरेस्टेड है, उसने अटेंशन दे दिया, उसने को कॉल कर लिया, जब उसने आपसे बात करने की इच्छा जाहिर कर दी कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आगे की बात करना है, तो पहले दिन आप उससे
जो पहला स्टेप उससे करवा रहे हो, राइट, दैट इज द फनल का जर्नी, राइट। तो फनल में स्टेप 1 का अंदर है, स्टेप 2 में आप उससे क्या करवा रहे हो। जैसे मेरे केस में हम लोग फ्री में ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन देते हैं, राइट। बंदे ने इंटरेस्ट दिखाया, अब सेकंड स्टेप ये किया, आप फ्री में डॉक्टर कंसल्टेशन ले लो। डॉक्टर कंसल्टेशन में अगर बंदा इंटरेस्टेड है, उसको दांत ठीक करवाने हैं, ठीक है, तो हम एक स्टेप और आगे जाते हैं, हम बोलते हैं फ्री में आपके घर आके स्कैनिंग कर देंगे, ठीक है। आप एक बार बताएं स्कैनिंग का क्या मतलब है? स्कैनिंग का मतलब होता है कि मुझे दांत ठीक करना है, मुझे बेसिकली इंट्राओरल स्कैन की मशीन होती है, जिसके लिए बंदा डॉक्टर है जो घर पे आता है आपके दांतों का स्कैन लेता है, उसी के हिसाब से आपके अलाइनमेंट्स बनते हैं। तो बेसिकली अगला फाइनल स्टेप ऑफ द सेम अलाइनमेंट लगाने वाला, हाँ। और आपको पूरा पैसा मिलेगा, उसका प्री स्टेप आपने स्टार्ट कर दिया। कंसल्टेशन है उसका। वंस कस्टमर ने आपको एंगेजमेंट अपना टेंशन दे दी, हाँ, नहीं, अब आप समझो ये दोनों स्टेप तक आने के लिए समझना बहुत जरूरी है कि भाई कस्टमर को कन्विंस करना, उससे पैसा निकालना बहुत मुश्किल काम है। मैंने उसको ढूंढा, टेंशन कैप्चर किया, मैंने डॉक्टर कंसल्टेशन किया। मेरा बंदा इंडिया में पता नहीं कहाँ ना बारिश हो गई, वो घूम के स्कैनिंग करके जा रहे हैं, ठीक है। और तीनों स्टेप में कस्टमर फुल पावर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। 2 प्रोडक्ट मुझे जरूरत है, प्रोडक्ट मुझे चाहिए, एवरीथिंग इज रेलेवेंट। ये सब होने के बाद भी आपको कस्टमर से 1 रुपया भी निकाला मैंने, ठीक है। फनल में यहाँ पे आ गए, और यहाँ तक आने में मैं इनफ रुपये खर्च कर चुका हूँ, राइट। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे, सेकंड स्टेप पे कोई साल के, थर्ड स्टेप पे फूल लग रहा है, स्कैनिंग का कैपेक्स लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, राइट। इस पॉइंट पे मैं ट्राई करता हूँ, तो मैं फिजिकली मिल रहा हूँ कस्टमर से कि मैं पहली बार अमाउंट ले लूँ। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द फनल, राइट। उसमें कस्टमर पैसा देता है या नहीं देता है, तो मैं 1500 रुपये दे दूँ, मैं ट्रीटमेंट प्लान बना के आपको दिखाऊंगा कि आपका इनिशियल पिक्चर क्या है और फाइनल पिक्चर क्या है, फिर आप अमाउंट देना, ठीक है। मेरे केस में चीज समझो कि मैं हाई टिकट साइज प्रोडक्ट बेच रहा हूँ 40-50 हज़ार रुपये का, तो मेरे लिए फनल और ज्यादा दिखाई है, ठीक है। आप अगर ई-कॉमर्स बना रहे हो तो वहाँ पे इट्स डिफरेंट रेट, वहाँ पे आपका फनल और अलग तरीके से दिखाई देगा। बट ओवरऑल फनल का कॉन्सेप्ट ये बात मुझे आपको इट्स वेरी रेलिवेंट कि कैसे आपने उसको इंटरेस्ट जनरेट किया, फिर कैसे एंगेज कराया, और कैसे बाकी सारी स्टेप्स करके कैसे आपने उससे पैसे लिए। अब मैं फिजिकल बात करूँ तो मेरा ट्रीटमेंट है ऑनलाइन नहीं होते, आप वेबसाइट पर जाओगे तो स्टेप बाय स्टेप आपने उसको किस पेज के ऊपर क्लिक किया, किस पेज तक आपने पहुंचा पाया, दैट्स द एंटायर गेम, राइट। उसको एंड तक आप उसको कैसे सेल तक लेकर आते हैं, राइट। अब लास्ट पर होता है बंदा वर्चुअल अपना ट्रांसफॉर्मेशन देख रहा है, उसके बाद अगर वो इंटरेस्टेड है, सो वी गेट द पेमेंट डन, ठीक है। पेमेंट डन में वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड फॉर ऑल द एलिजिबल कंपनी, इस पेमेंट को अपफ्रंट देना होता है, ठीक है। मार्केट में कभी भी आप अपना प्रोडक्ट दो, उससे पहले कस्टमर को आपको पैसा पे करना चाहिए। क्रेडिट पे कंपनी नहीं चलती इंडिया में, ठीक है। मैं आपको बता सकता हूँ मेरा मार्केट में 1 करोड़ रुपये सौ, और ये स्पेसिफिकली आप B2C बिजनेस के लिए, ये B2B का नहीं बोल रहे हैं, B2C में बोल रहे हैं कि अगर आप डायरेक्ट कंज्यूमर से डील कर रहे हो, वहां पे अगर आप पैसा अपफ्रंट नहीं लोगे तो डेफिनेटली लॉसेस में रहोगे और कभी वो पैसा वापसी नहीं आएगा। हाँ, वो आप जीवन भर काउंट करते रहोगे जितना पैसा फंसा हुआ है, वो पैसा कभी वापस नहीं आता है, लेकिन वो बहुत सिंपल बात है, ठीक है। तो ये अपना फनल हो गया, ठीक है। अब इस फनल के अंदर मेरे जो एक्सपीरियंसेस थे, हम लोगों ने जो टॉप ऑफ द पॉइंट है, ठीक है। अब हर जगह एक्सपेरिमेंट होते हैं, आपने ये जो एक ही मैंने आपको फनल का पॉइंट बताया, राइट। आप बैठ के इसमें मैट्रिक स्टडी करते रहते हो कि 100 लोगों ने लीड भर ली, तो 100 से हाउ मेनी पीपल इंटरेक्टेड, 10%, 15%, 15% में कितने लोगों ने स्कैनिंग के लिए बुक किया, जितनों ने बुक किया उन लोगों से कितने लोगों से हम मिल पाए, जितने लोगों से मिलता है उनमें से कितने ने पहला वाला पेमेंट कर दिया, उसके बाद जो बच गए उसमें से कितने लोगों से हम लोगों ने फाइनल पेमेंट निकाल दिया, राइट। तो 100 लोगों में से इतना चर्न करने के बाद हम लोग 2-2 कस्टमर्स निकाल पाए, ठीक है। और इसमें से कोई भी मैट्रिक नहीं है, क्योंकि आप नहीं समझो 100 में से मैं बताऊँ 15-20 लोग डॉक्टर कंसल्टेशन दे रहे हैं, यही मैट्रिक अगर 100 में से मैं 120-25-30 करूँ, राइट, तो मेरा जो फाइनल स्टेप, तो जो भी एक मैट्रिक है, मैंने एक मैट्रिक भी सॉल्व कर लिया, मेरा धंधा सॉल्व। सो आउट ऑफ ऑल द स्टेजेस जो इन्होंने बताया, किसी भी एक पे अगर आप फोकस करके उसको बहुत ऑप्टिमाइज कर देंगे तो भी बहुत हाई चांसेस है कि आप ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। अब आपको नीडल ढूंढना पड़ेगा पूरे मैट्रिक्स में कि कौन सा नीडल मैं हिलाऊंगा, तो जो मेरा फाइनल आउटपुट है वो सॉल्व हो जाएगा। तो जो पूरा का पूरा आपका जर्नी होता है D2C बिजनेस बनाने में, वो नीडल ढूंढने में निकल जाता है और उसको हिलाने में निकल जाता है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपसे, मेरा क्वेश्चन है कि आपने बोला कि मेरा पहला स्टेप होता था स्कैन करना, राइट। स्कैनिंग के बाद होता था मेरा 1500 रुपये देना, ताकि मैं उसको एक वर्चुअल प्लान देता हूँ। आप बोल रहे हो कि मेरे पास स्कैनिंग के लिए लेट्स से 20 लोग आए और मेरे पास फाइनल जिन्होंने 1500 रुपये पे किए वो 10 लोग पे कर रहे हैं। अगर इन सम केस मैं अपने स्कैनिंग के एक्सपीरियंस को इतना इंप्रूव कर दूं ताकि 20 में से 10 की जगह 20 में से 16 लोग अगर उसको लेने लगते हैं, तो आप गेम सॉल्व कर सकते हैं। शायद मैं आपको पे करना ये बोल रहे हैं, तो मैं आपको पे करने दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग, एग्जैक्टली दैट इज द गेम, राइट, दैट इज द गेम, करेक्ट। और किसी भी स्टेज पे एक और अपन ऊपर वाला स्टेज देखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं 100 इंक्वायरी लाने के लिए
मोटा मोटा मान लो 20,000 रुपये खर्च कर रहा हूँ, ठीक है। वही मैंने कंटेंट को ऐसा बना दिया कि वो 100 की जगह जो 20,000 रुपये को मैं स्वाइन कर आ रही वो 10,000 रुपये स्वाइन कर रही, ठीक है। तो मैं वो 30,000 रुपये टैग की आपसे बात कर रहा हूँ, वो 50% कम हो गया, 15,000 हो गया, 15,000 राइट, प्रॉब्लम सॉल्व, राइट। कोई भी एक मैट्रिक आपको ढूंढना होता है जो सॉल्वेबल है, उस नीडल को आपको हिलाना होता है, ठीक है। और आप मान लो कि इतने सारे मैट्रिक होने के बाद आप एक नीडल ले जाओगे, ठीक है। हमने इसमें जो रिवॉल्यूशनरी चीज करी जो हमारे लिए काम करी, वो स्कैन के टाइम पे बंदे से पेमेंट लेना स्टार्ट किया हमने, ठीक है। कि जो बंदा घर गया वो वहीं पे पेमेंट उठा के ले गया, तो हमारे को समझ में आया फिजिकल का बंदा इंटरेक्ट कर रहा है और बंदा बैठ गया, डॉक्टर बैठा हुआ है, हमारे चांसेस थी, तो वो एक नीडल हमारा हिला, वहां से हमने थोड़ा बेनिफिट लेगा। सबसे डिफिकल्ट मैट्रिक जो होगा, बाकी सारे ऑपरेशनल चैलेंजेस होंगे इनसे की तरफ, ठीक है। सबसे जो आपका डिफिकल्ट मैट्रिक होगा ना, जो सबसे बाकी सारी चीजें तो आपके प्रोडक्ट आपके हाथ में, हाँ, आप कस्टमर जर्नी बनाते सॉल्व करोगे, ठीक है। आप ऑनलाइन बिजनेस बना रहे हो तो अपनी वेबसाइट ऑप्टिमाइज कर दोगे, ठीक है, कुछ भी बना। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक होता है वो जो फनल में ऊपर की नीचे भरनी है, वो आप कितने सस्ते में भर पा रहे हो सबसे important। और कितनी रेलिवेंट relevant कर पा रहे हो। अगर आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट के लिए राइट टारगेटेड ऑडियंस ही नहीं है, हाँ। तो कोई फायदा ही नहीं है उसको बढ़ने का। एंड आई थिंक यहाँ से पॉइंट निकल के आता है कि अपनी प्रोडक्ट का टारगेट सेगमेंट आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये मिस्टेक बहुत सब लोग करते हैं, हमने भी की है कि हम एक राइट आइडियल कस्टमर प्रोफाइल ही बनाते हैं, राइट, कि ऐसा कौन सा कस्टमर है जिसको जेन्युइन नीड है, जेन्युइन प्रॉब्लम है और वो खुद से भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है। आई थिंक यही एक आइडियल कस्टमर प्रोफाइल होता है। और मेरे ख्याल से अगर फाउंडर्स इधर वाचिंग दिस वीडियो, तो मेरे ख्याल से एक ही मात्र तरीका है जो मुझे समझ में आता है, वो ये है कि हर एक कस्टमर के पास जाओ और उससे सही सवाल पूछो, करेक्ट, ठीक है। और जैसे मैं स्कैनिंग की बात कर रहा हूँ, तो मैं स्कैनिंग वाले के साथ जाता हूँ, कस्टमर से मिलता हूँ, किस घर में वो रहता है, उसकी कमाई कितनी है, बीवी बच्चे हैं कि बिना बीवी बच्चे का आदमी है, राइट, जीवन। हमें एज अ फाउंडर है, देखिए कोई इंसान लाख की दीवार में 50,000 रुपये दे रहा है, राइट, तो वो उसकी इच्छा क्या है, चाहता क्या है, वो शादी करना चाहता है आगे जाके, मुझे अच्छा दिखना है, उसके दिमाग में एस्पिरेशन आई कहाँ से, राइट। अब यार 50 कस्टमर से मिलो आपके, और कस्टमर सारे सेम होते हैं, आपको एक चीज रियलिटी होगी, ठीक है। जो कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है, सब में एक कॉमन पैटर्न आप ढूंढ पाओगे, ठीक है। एक पॉइंट पे आपको थोड़े बहुत कॉमन पैटर्न अपने कस्टमर्स को दिखाई देते रहते हैं, आप कोहोर्ट्स बनाने स्टार्ट कर सकते हैं। एक पैटर्न मिलेगा, एक के बाद दूसरे में दूसरा, तो एक उसको स्केल करना होता है। आपने एक पैटर्न वाले कस्टमर सारे देख लिए, आपको समझ में आ गया कि चल रहा है, फिर आपने दूसरा पैटर्न उठाया कि ये वाले कस्टमर्स हैं। जैसे मेरे केस के अंदर लोग शादी करना चाह रहे हैं, वो एक लोग हैं। जो लोग इंडिया के बाहर करना चाह रहे हैं, फाइनेंस स्टडीज करते हैं, वो दूसरे किस्म के लोग हैं, राइट। तो ऐसे लोग आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं और इन तक पहुंचने के सस्ते जरिए ढूंढने होते हैं, राइट, which is definitely not digital marketing for people who are trying to start it. This is something we didn't know, but digital marketing is definitely not the only. It can just pump you up, but it's not the only source you can work with. I think this is very important for founders looking at this video कि बहुत सारे founders सोचते हैं कि ना मेरे पास Google है, Facebook है, तो मैं उठा लूंगा। प्रॉब्लम ये है कि वो एक तरीका है पंप अप करने का, बट अगर आप अपने कस्टमर को ठीक से नहीं समझेंगे और ये नहीं समझेंगे कि उनकी अटेंशन कहाँ पे है, राइट, क्या पता जो बच्चे इंडिया के बाहर पढ़ना चाहते हैं उनकी अटेंशन एक क्लब है, राइट, मे बी द बेस्ट प्लेस टू एडवर्टाइज यू इज इन अ डिस्क और अ क्लब, राइट, रादर देन ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम, राइट। और आई थिंक फेसबुक इंस्टाग्राम की हम लोग बात करें तो डिजिटल नेटिव बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है फेसबुक, करेक्ट, राइट। अगर आप फेसबुक गूगल क्रैक कर पा रहे हो तो यार बड़े बड़े कंज्यूमर बिजनेसेस बस फेसबुक गूगल के नाम पे बने हैं, एग्जैक्टली, ठीक है, यूट्यूब फेसबुक गूगल के नाम पे। तो आई वाज टेलिंग कि आप फेसबुक गूगल के बारे में बता दें, फेसबुक गूगल आप समझना चाहते हो कि फेसबुक गूगल काम कैसे करता है, ठीक है। तो आप लोग उसको वोटिंग से कंपेयर करने के ट्राई करें, ठीक है। उसको ही बट एड टेक में और इन जनरल नॉर्मल एड स्पेसेस डिजिटल मार्केटिंग में विल बी अ टर्म कि आपको डिफिकल्ट टर्म लगता होगा कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है एज कंपेयर टू जो आप लोकल मार्केटिंग करते हो, एटीएम करते हो। आई थिंक देयर इज सिमिलरिटीज इन ऑल द मार्केटिंग। तो आप बोल रहे हो कि जो प्रिंसिपल्स आप गूगल पे फॉलो करते हो या फेसबुक फॉलो करते हो, वही आप बोर्डिंग पे भी फॉलो कर सकते हो, वो आप माइक्रो मार्केटिंग में भी कर सकते हो, बिलो द लाइन ऑन द लाइन, हर जगह प्रिंसिपल सेम है। प्रिंसिपल क्या है कि एड स्पेस कितना अवेलेबल है, ठीक है, वो एड स्पेस खरीदने के लिए कितने लोग इच्छुक हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं बात करूँ कि तो 25-30 साल, 18 से 20 साल, 18 से 25 साल के जो लोग हैं, राइट, इनका एड स्पेस पूरा फ्लडेड है। लोग हर कंज्यूमर कंपनी, हर सेंसी कंपनी इन लोगों को मार्केट करना चाहती है। तो इंस्टाग्राम या गूगल का वो जो एड स्पेस है वो तो चलता है, राइट, उनको बहुत सारे लोग ऐड करना चाहते हैं, राइट। जितनी एड स्पेस अवेलेबल है उससे ज्यादा लोग उनको ऐड दिखाना चाहते हैं,
राइट? तो वो काम नहीं करेगा बॉस, ठीक है? You will be just one of the 100 people there, right? Who are trying to serve. सेम चीज तो होर्डिंग ऑल्सो, राइट? अगर कोई होर्डिंग अवेलेबल है जहाँ पे एड स्पेस है, लेकिन वही एड स्पेस 10 मतलब वही सेम जो एड स्पेस है वो मल्टीपल People bidding. बिडिंग फॉर इट, राइट? तो उसका होर्डिंग का कॉस्ट आगे हो जाएगा और वो होर्डिंग आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, Correct. राइट? जो जनता वहां से पास ऑन कर रही है वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, तो होर्डिंग आपके लिए कभी काम नहीं करेगा, राइट? तो अब एड स्पेस हो गया, एड स्पेस वहीं 40-45 साल की एक मम्मी को एडवर्टाइज कर दो, ठीक है? तो वी हैव ट्राइड दैट, वहां पे हो सकता है कि आप प्रॉफिटेबली उसको एक्वायर कर पा रहे थे, बिकॉज वहां पे कोई और ट्राई नहीं कर रहा है एड स्पेस कैप्चर करने के लिए। तो इससे जो मेरे को एक चीज समझ आए कि अगर मेरे को होर्डिंग भी लगानी है और अगर मैं वही होर्डिंग किसी लेट्स से उस टारगेट यूजर के लिए लगाऊंगा जिसको 1000 लोग टारगेट कर रहे हैं, वहां पे मेरा प्रॉफिट नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं सेम होर्डिंग पे एक डिफरेंट यूजर सेगमेंट को टारगेट किया जिसपे कम लोग टारगेट कर रहे हैं, राइट, कम बिजनेसेस टारगेट कर रहे हैं, वहां पे मेरी प्रॉफिटेबिलिटी आने के बहुत हाई चांसेस हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी गुड इंसाइट। ये बस वही आपको अपना यूजर ढूंढना होगा। एक लर्निंग जो मेरी है 2 सालों की है कि भाई पैसा बनाना पहले नहीं पता था कि पैसा बनाना ठीक है? अब सैलरी में अगर आपको शुरू में 1 लाख रुपए बनाते हो, ठीक है, 2 लाख रुपए बनाते हो, 5 लाख रुपए बनाते हो, ठीक है? तो बॉस बताऊंगा 5 लाख रुपए सैलरी में महीने का बनाना आसान है, ठीक है? लेकिन 5 लाख रुपए बिजनेस में प्रॉफिट बनाना, ठीक है, घिस जाते हैं, ठीक है? 5 लाख रुपए बिजनेस में प्रॉफिट नहीं बनते, उसमें क्वांटिटी एक बार बन गया तो स्केल कितना भी हो जाता है, ठीक है? तो वो 5 लाख रुपए प्रॉफिट बनाने के लिए आपको जो दुनिया को देखने का नजरिया है, क्योंकि जब डिजिटल करते हो तो आप बहुत ब्रॉड लेवल की दुनिया देख रहे हो, ठीक है? पूरा दुनिया ही है, ऐसा नहीं है बॉस। आपका जो एक ही कस्टमर है ना, वो आपको देखना पड़ेगा कि यार एक लीड अगर आई है, यदि इंडिविजुअल आदमी है वो किसे खरीदना चाहता है, वो जो डिजिटल जब आप करते हो आपका पर्सपेक्टिव बदल जाता है। तो मैंने जब D2C से D2 जो मेरा शिफ्ट हुआ, वो 1-1.5 साल में मेरी लर्निंग ये थी कि दुनिया डिजिटल में जितनी इजीली एक्सेसिबल लगती है और जितनी बड़ी दिखती है उतनी बड़ी है नहीं। दुनिया में एक ही इंसान बहुत यूनिक है और वो एक ही इंसान को ढूंढ के पकड़ के उससे पैसा निकालवाना, ठीक है, अपने आप में एक टास्क, ठीक है? तो डिजिटल आपको डिस्ट्रैक्ट करता है उस डायरेक्शन में, राइट? आई होप मैं जो बोल रहा हूं समझ आ रहा है, तुम लोग समझ पा रहे हो, डेफिनेटली। तो दिस वाज द जर्नी। अब हम लोगों ने ये सब किया, हमने भी फलक बनाया, हमने मैट्रिक लाने की ट्राई किए, बट बॉस वो जो टैप था हमारा वो नहीं था। मतलब हम लोगों ने 1.5-2 साल तक, आप मानो कि 1.5 साल तक जो कर सकते थे, राइट? मैंने कम से कम 250-300 मार्केटिंग कैंपेन्स रन करी है अलग अलग यूजर्स पे। उसके बाद भी आपको एक सोर्स नहीं मिलेगा जहाँ से आप कस्टमर सही होंगे। उसमें बहुत से हो सकते हैं, आपका प्रोडक्ट सही नहीं है, आप आउटरीच सही तरीके से कर रहे हो, मार्केट रेडी नहीं है, आपको आइडेंटिफाई करने बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, आपको वेरिएबल ढूंढना पड़ेगा, ठीक है? बैक टू रोज का इट्स अ कंसिस्टेंट प्रोसेस, ठीक है? बट फॉर सम रीजन वी कुडंट फाइंड इट, या फिर हमने ढूंढा तो अभी भी मैंने यूज करते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है? तो हमारे को 1-2-3 कैंपेन ऐसे हमने फिगर आउट कर दी जिससे हम फिलहाल अगर 150 कस्टमर का महीने कर रहे हैं तो 50 कस्टमर तक वहां से प्रॉफिट भी ला पा रहे हैं, ठीक है? तो वही D2C में ऐसा नहीं है कि आपने एक कैंपेन फिगर आउट कर दी तो उससे आप दुनिया बदल देंगे। उधर से आपको 15-20-25 कस्टमर्स जो आने पाएंगे हर महीने, राइट? अब आपको नेक्स्ट ढूंढना है कि नेक्स्ट का तो नेक्स्ट चलता रहेगा। तो हम लोग कितना चलाते हैं D2C जो प्रॉफिट है उसके ऊपर मत बनाओ, जब तक सही जगह नहीं करती है स्पेंड मत करो, इन्वेस्ट करने का कोई रीजन नहीं है। जैसे स्टार्टिंग में आप लोग बोल रहे थे कि जब तक PMF नहीं है, यानी कि प्रॉफिट्स नहीं है, उस चीज को बढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। यू ऑलवेज एंड अप विद लॉसेस एंड रिटर्न। आजकल का जो मार्केट चल रहा है जो आप लोग देख रहे हो, राइट, वो सब कंपनीज नहीं करा, ठीक है? और कंपनी बड़ा बनाना बहुत मुश्किल है। हम तीनों फाउंडर बैठे हैं यहाँ पे, हम तीनों बता सकते हैं आप हमारे लिए तो 200 करोड़ रुपए, ठीक है? कल को हम बड़ी कंपनी खड़ी करेंगे, बहुत मार्केटिंग करेंगे, बहुत हाई करेंगे, बड़ी बड़ी कंपनी। दैट्स व्हाट कंपनीज डज बॉस, एंड दैट्स व्हाट व्हाई दे आर। अगर आपको लिटरली अच्छा बिजनेस बना रहे हैं, राइट, तो आपको डे 1 पे आपको अंडरस्टैंड किया यूनिट इकोनॉमिक्स, प्रॉफिटेबिलिटी, उसके बाद उसको स्केल करो, ठीक है? उसके बाद बड़ी कंपनी, राइट? और जो है ट्रांजिशन है D2C से D2B वाला कोई सब ट्रांजिशन है, तो व्हेन वी रियलाइज कि एक पॉइंट पे दिस कैन नॉट ग्रो, एंड द प्रॉब्लम लाइक ही वाज टॉकिंग अबाउट कि हमारे लिए हर बार नया कस्टमर ढूंढना है, हमारे गेम में रिटेंशन ही नहीं है, राइट? सो वी रियलाइज कि ये गलत तरीका है करने का, बेटर तरीका ये होगा। वन मोर थिंग दैट मेड मी टू B2B वाज दिस ओयो फाउंडर का एक टॉक था वेरी गुड कि रादर देन मी ओपनिंग माय ओन होटल चेन्स एंड finding customers and giving to them, I am joining hands with thousands of entrepreneurs across, और मैं thousands of अच्छे entrepreneurs से अगर पार्टनरशिप कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली धंधा बन जाएगा, राइट? सो दैट समथिंग व्हिच स्ट्रोक मी, राइट? यार 1000 डेंटल क्लिनिक ओनर है, जब मैं एक्चुअली मैं तो 3 साल पुराना आदमी, उन्होंने 20-25-25-30 साल लगा दिए, लोगों ने जनरेशन लगा दिए, राइट? अगर मैं उनसे हाथ जोड़ पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज़ आई एम दिस फैंसी स्टार्टअप टेक
Correct. राइट, वो समझते नहीं है। Correct. सो दैट्स समथिंग स्ट्रोक मी एंड दैट्स हाउ वी ट्राइड डूइंग B2B। Correct. अब B2B में प्रॉब्लम क्या है, D2C में क्या प्रॉब्लम थी, D2C के अंदर आप किसी को भी रीच आउट कर पा रहे थे, गूगल, फेसबुक, Correct. और बट आप प्रॉफिटेबली कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। और लेकिन इट वाज अ फास्ट गेम, राइट? मैं चाहता तो मैं कितने ही पैसे लगा के कितनी कस्टमर ला सकता था, राइट? बट B2B भाई फास्ट गेम नहीं है, देखिए ये हमको पेशेंस के साथ रियलाइज होता है ओवर द टाइम। Correct. और B2B बहुत स्ट्रांगली इंडियन मार्केट में आपको बोलूंगा, ठीक है, बहुत ज्यादा सेगमेंटेड मार्केट है इंडिया। सो सॉलिड ठीक ठाक रिलेशन, रिटेंशन की जो हम बात कर रहे थे, तो रिटेंशन में सॉलिड क्लियर रिलेशनशिप का गेम है, राइट? मतलब आप फकअप भी करोगे अपने अपने कस्टमर के साथ, तो कस्टमर शुड बी इन टोन विद यू कि यार नहीं इसके साथ काम करना है, बिकॉज दैट इज सो जो रिलेशनशिप बिल्डिंग है, राइट, उसमें टाइम लगता है लेकिन वो पे आउट करती है। सो कहने का मतलब टाइम जरूर लगेगा एक रिलेशनशिप बनाने में और एक आपको बिजनेस को ऑनबोर्ड करने में, हाँ। लेकिन जब आपने वो रिलेशनशिप बना लिया और बिजनेस ऑनबोर्ड कर लिया तो वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक आपके साथ बिजनेस हाँ। करता रहेगा, आपको रिपीट बिजनेस देता रहेगा और आपकी गलतियों को एग्जैक्टली सेम पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे। B2B में करना क्या होता है, दो चीजें करनी होती है। पहली बार कस्टमर को अपना प्रोडक्ट यूज करवाना है, ठीक है, और दूसरी बार उसको फैन करना है कि हमारा प्रोडक्ट यूज करता है, विच इज रिटेंशन, ठीक है। पहली बार यूज करवाना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है, क्योंकि वो अनलाइक कंज्यूमर जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडी है, ही इज नॉट दैट गाय, बिकॉज़ ही इज रनिंग अ बिजनेस, राइट? सो ही इज सीरियस अबाउट द पार्टनरशिप, राइट? सो पहली बार कस्टमर को आपका प्रोडक्ट यूज करवाना और उसको रियलाइज करवाना कि यार ये दिस इज द राइट थिंग फॉर यू इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट वही आपको क्रैक करना होता है B2B में। दूसरा आपको क्रैक करना है कि पहली बार आप कस्टमर को कैसे ऑनबोर्ड कर पा रहे हो, राइट? तो आपको फिर दूसरा ये फिगर आउट करना पड़ता है कि ये बंदा मेरे साथ क्यों रहेगा, फॉर व्हाट्स वेयर रीजन, राइट? आई थिंक दैट्स हाउ वी कैन समझ। और एक आपने वर्टिकल इंटीग्रेशन की बात बताई थी, क्योंकि आप एक पूरा इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं। आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर आज एक B2B बिजनेस के साइड से सोचता है तो वर्टिकल इंटीग्रेशन को कैसे सोचे, एंड व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि आपने एक दिन में नहीं बना लिया, आपने स्टार्ट एक पॉइंट से किया, फिर आपने नीड समझी, फिर उसको एक पार्ट किया वर्टिकल इंटीग्रेशन का, फिर एक पार्ट किया और ऐसे करके प्रोडक्ट चेंज करना। ठीक है, मैं ना मेरे ही अंदर समझाता हूँ बिकॉज आई थिंक मुझे वही बेस्ट समझता है, करेक्ट, राइट? तो वी आर टॉकिंग B2B, मैं बताता हूँ B2B, मैंने आपको D2C समझाया, D2C है, मैं आपको B2B के अंदर समझाऊंगा B2B के अंदर क्या है, ठीक है? अब स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट कर दिया कि अपना लाइनेंस बना रहे हैं तो अपन क्लिनिक्स को बेचेंगे। वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होता है आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट क्या था कि कौन से क्लिनिक को बेचेंगे, राइट? आइडेंटिफाई करना, राइट? अब वो आइडेंटिफाई कर लिया तो सेकंड पॉइंट है मैं इन क्लिनिक्स को सिर्फ एड्स दिखा के नहीं बेच सकता कि मैंने इंस्टाग्राम को ऐड दिखाया, इंक्वायरी आके बेच दिया, ठीक है? इन क्लिनिक्स के साथ मुझे मिलना पड़ेगा आउटरीच करने के, तो मैंने ऑन फील्ड लोग हायर किए जिन्हें ज्यादा का मिलना ट्राई किया, वो वायरल नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज ऑन फील्ड लोग हायर करोगे तो मुझे काम करवाने में जान निकल जाएगी, ठीक है? फिर धीरे से मुझे रियलाइज होगा कि B2B के अंदर ब्रांड इज अ बिगर गेम, ठीक है? कंज्यूमर इज रेडी टू ट्राई अ न्यू ब्रांड वेरी क्विकली, ठीक है? B2B में ट्रस्ट और जो ब्रांड वाला गेम है गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो काफी स्ट्रॉन्ग गेम है। तो वी स्टार्टेड अप्रोचिंग दीज डॉक्टर्स वाया एजुकेशन मीडियम, ठीक है? मुझे लगा डॉक्टर्स हैं, वेरी इंटरेस्टिंग है ना, डॉक्टर्स हैं और जो मैं प्रोडक्ट दे रहा था अलाइनमेंट्स, ठीक है, बूमिंग प्रोडक्ट, ठीक है, इट्स अ हीरो प्रोडक्ट इन डेंटल राइट नाउ, ठीक है? वाई हीरो प्रोडक्ट? आपने याद करो पिछले टाइम डेंटल में एडवर्टाइजमेंट क्या देखा था, अलाइनमेंट्स में याद करो, कुछ तो देखा होगा, शाहरुख खान एक्सीडेंट देखे हुए हैं, ठीक है? शाहरुख खान एक्सीडेंट, परिणीति चोपड़ा क्या मेरे टूथपेस्ट में नमक है, राइट? कुछ भी देखा, आप अलाइनमेंट्स के एडवर्टाइजमेंट देखो, राइट? विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, शिल्पा शेट्टी, रणजीत कपूर, दुनिया जहाँ पे आप लोग देख रहे हो और हमारे को देख पा रहे हो, तो आपने टूथपेस्ट को डेफिनेटली देखा होगा, राइट? तो दुनिया जहाँ पे लोग एड चला रहे, राइट? सो द पॉइंट वाज मार्केट तो बूम करना था और डेंटिस्ट जो है कुछ भी नहीं पता था लाइन के बारे में, उसने कभी ट्रीटमेंट करी नहीं। तो आप बोल रहे हो कि डेंटिस्ट सालों से ब्रेसेस लगा रहे हैं, हाँ। अब एक नया प्रोडक्ट मार्केट में आया बट उसके पास नो हाउ नहीं है, क्वालिटी से क्लाइंट को बेचने की भी और एक्चुअली लगाने की भी। तो अपन ने यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग फनल बनाया, राइट? ये अपन ने पहले D2C वाली की बात करी, अब B2B में हमने क्या फनल बनाया, हमने डॉक्टर्स को एजुकेशन प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। अब मैं यहाँ पे एक कस्टमर ढूंढने के लिए फेसबुक को 15,000 रुपए 30,000 रुपए देता हूँ, यहाँ पे मैं डॉक्टर से मेरे से एजुकेशन लेने के लिए, जो कि आने वाले टाइम में मेरा कस्टमर बनने वाला है, उससे 10,000 रुपए ले रहा हूँ, राइट? तो मेरा मार्केटिंग क्या हो गया, मैं मार्केटिंग में पैसा स्पेंड नहीं कर रहा हूँ, मार्केटिंग में पैसा बना रहा हूँ, राइट? तो it's an interesting one, right? Very, I mean, this is how business is done, right? That is what makes it interesting, right? आपने D2C से एक लर्निंग निकाली कि मेरा सारा पैसा मुझे मार्केटिंग में चल जाता है,
दूसरे बिजनेस में जब आपने स्टार्ट किया हाँ। तो आपने फ्लिप कर दिया, हाँ। आपने अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज किया बाय टीचिंग इट टू समबडी एंड साइमल्टेनियसली चार्जिंग मनी फॉर इट, व्हिच इज सो अमेजिंग। तो वहाँ पे फिर डॉक्टर्स ने पे करना स्टार्ट किया। इंटरेस्टिंग था, अब उसमें क्या था कि ऑनलाइन लेक्चर चालू करके कोर्स बेचना मेरी भी बिजनेस, कुछ बनाने में कोर्स बनाना पड़ता नहीं है, राइट। और वहाँ से यार धीरे धीरे क्लिनिक्स बनना स्टार्ट हुआ। राइट नाउ वी हैव लाइक 500-700 क्लिनिक्स इन इंडिया वर्क विद। अब यही जो सेम क्लिनिक्स थे, पहले एजुकेशन का पहला पता था, वहाँ से मान गए। और वो एजुकेशन 10,000 रुपये लोग पे नहीं कर रहे थे, तो हमने फ्री वेबिनार्स लॉन्च कर दिए, वहाँ पे जनता आने लगी, राइट। तो फ्री वेबिनार हिट कर दिया। जैसे आप बता रहे थे, कोई वन शिफ्ट नहीं होता है, हाँ। मल्टीपल फनल्स, मल्टीपल कैंपेन्स आपको ढूंढने पड़ते हैं। सो आज मेरे पास वो कोर्सेज से कस्टमर्स आते हैं, वेबिनार से कस्टमर्स आते हैं, लेकिन सब प्रॉफिटेबल बिजनेस है। करेक्ट। सो आप इनको कस्टमर्स इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इसके बाद एजुकेशन के बाद ये आपके सप्लायर्स हैं। हाँ। दैट्स इट, राइट। मतलब बेसिकली ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। राइट, आना है का मतलब वर्टिकल इंटीग्रेशन का, राइट। सो हमने ना इसको क्या किया, अब हमको एक चीज रियलाइज हुई कि जो B2B बिजनेस है, जिसको जिन लोगों को अलायंस की जरूरत है, दे जस्ट डोंट ओनली नीड मैन्युफैक्चर्ड ट्रेस, राइट। इट्स अ लॉन्ग ट्रीटमेंट, दे नीड अ लॉन्ग सपोर्ट जो कोई और कंपनी प्रोवाइड नहीं करेगी। सो इकोसिस्टम बनाने की अगर बात करें तो B2B बिजनेसेस में इकोसिस्टम बहुत जरूरी होता है कि जो आपका क्लाइंट है, बहुत अच्छा एग्जांपल इकोसिस्टम बनाने में ज़ोहो, राइट। ज़ोहो है बिल्ड इकोसिस्टम कि आप उसको छोड़ ही सकते, आप हर तरीके से उसका टाइट करें। सेम तरीके से जो आपका क्लाइंट है, राइट, उसको आपको अगर मैं अलाइनर प्रोवाइड कर रहा हूँ तो अलाइनर के अराउंड जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, सबसे अच्छी प्राइसिंग पे, ठीक है, मेरे पास ही होनी चाहिए, मैं प्रोवाइड करना चाहिए, और सबसे अच्छी क्वालिटी मेरी होनी तो चाहिए। मतलब सिर्फ इफ आई एम अ डेंटिस्ट आई ओनली हैव टू टॉक टू स्नैसी हाँ, राइट, फॉर एवरीथिंग आई विल टेल यू व्हाट एवरीथिंग इंक्लूड्स, एंड आई डोंट हैव टू डू एनी सप्लायर। हाँ। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आज मैं एक किराने की शॉप चलाता हूँ तो मेरे पास एक ही डिस्ट्रीब्यूटर आता है जिसके पास सब कुछ होता है, राइट। सिमिलरली अगर मैं डेंटिस्ट हूँ या लाइनर का काम करता हूँ तो सिर्फ स्नैसी से बात करें। हाँ, दैट मीन्स डॉक्टर, अब अलाइनमेंट ही करने के अंदर डॉक्टर को कई सारी चीजों की जरूरत होती है। उसको स्कैनिंग चाहिए फ्री में अपने क्लिनिक पे, हर क्लिनिक पे स्कैनर नहीं है, ठीक है। उसको लर्निंग चाहिए कि वो कस्टमर से कन्विंस कैसे कर पाए, मार्केटिंग कैसे कर पाए, सेल्स कैसे कर पाए, राइट। टीचिंग चाहिए, ठीक है, तो हमने पढ़ा दिया। उसी क्लिनिक को मार्केटिंग चाहिए, प्रमोशन चाहिए, मार्केटिंग किट चाहिए, अपने क्लिनिक को डेकोरेट करने के लिए वो बता पाए, पैम्पलेट दे पाए, ठीक है, अपने क्लिनिक पे इंस्टाग्राम पोस्ट करता है, उसके लिए उसको क्रिएटिव चाहिए, बेसिक चाहिए, राइट, वो हम उसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसको अलाइनर्स चाहिए मैन्युफैक्चर्ड अच्छी प्राइसिंग में। अच्छी प्राइसिंग में मैं कब दे पाऊंगा, जब मेरी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। तो हमने खुद की मैन्युफैक्चरिंग बनाई, ठीक है। तो अब हम खुद की मैन्युफैक्चरिंग करके डॉक्टर की एंड टू एंड नीड्स पूरी करने की ट्राई करते हैं। तो आप ऐसे बोल रहे हो कि अगर मैं प्राइसिंग को मुझे क्रैक करना था, जो कि बेनिफिट मैं आगे पास ऑन करता हूँ अपने डेंटिस्ट को, जो कि आगे कस्टमर को करेगा, उसके लिए आपने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोली ताकि जितना भी मिडिल मैन में जितना भी हो जा रहा था, जितना भी मिडिल ऑफ द चेन में आपका प्रॉफिट टूट रहा था, वो आपका हो जाए और आप उसको आगे पास ऑन करें। सो जैसे आप वर्टिकल इंटीग्रेशन, क्योंकि जरूरी है ना, क्योंकि दूसरा प्लेयर आके बोलेगा कुछ भी कर लोगे इंडियन मार्केट में, आप प्राइसिंग तो फैक्टर रहेगा बहुत सारे, कुछ भी कर लोगे प्राइसिंग। मैं कंज्यूमर बिजनेस की बातें कर रहा हूँ, कंज्यूमर बिजनेस में डेफिनेटली प्राइसिंग फैक्टर रहेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स कंज्यूमर बिजनेस में एट अ पॉइंट कमोडिटी हो जाती है इन सम वे, राइट। तो फिर हमने पूरा पूरा इकोसिस्टम लिया, हम ट्राई, अब जैसे कि ये बता रहे थे मेरे इसमें चैलेंजेस कि डॉक्टर को ये जाके बताना कि जो मैं इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रहा हूँ वो उसके लिए फायदेमंद है, और उसको उस इकोसिस्टम में डिप्लॉय करना, ठीक है। वो उस इकोसिस्टम, जैसे मेरे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना, स्कैनर खरीदना, फंड रेज करना, ये सब कुछ सिमिलर काम है, लेकिन उस डॉक्टर को उस इकोसिस्टम के अंदर घुमा देना, ये इकोसिस्टम में बंधे हो, राइट, वो बहुत डिफिकल्ट है और बहुत बारीक काम है। आपको लिटरली डॉक्टर के अंदर से सोचना पड़ेगा डॉक्टर क्यों, एक यूजर इंटरफेस कि डॉक्टर क्यों आपके साथ, अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मैं क्यों काम करूँ सामने के साथ, व्हाट इज द बिगर रीजन। अगर रीजन मेरे पास है भी, आपको समझाना कि रीजन इज रेलेवेंट, एग्जैक्टली, वो बहुत डिफिकल्ट, ठीक है। जैसे मैं आपको बोला कि स्टार्टिंग में जो एक थॉट आता है कि दुनिया में बहुत सारे किस्म के लोग हैं, ठीक है, और हर इंसान अपने हिसाब से अलग है, राइट। सो आप कुछ भी प्रपोजल बना के लिख दोगे, ठीक है, कुछ भी बनाओगे, इंसान की B2B में इंसान की रिक्वायरमेंट अलग ही रहेगी, और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बिजनेस की, करेक्ट। क्या आपको बनाना है एक प्रोडक्ट सब कुछ चल जाए, राइट। कस्टमाइजेशन इतनी बड़ी चीज है। उत्कर्ष यहाँ बैठे हैं, इज रनिंग अ B2B बिजनेस, Keshav is running a B2B business, I am running a B2B business. Every day we are customizing for the needs of our clients, right? Every client is different, every client wants a certain thing in a certain way, and that's how they'll get accustomed to your product.
सो ये बहुत जरूरी है आपको समझना कि अगर आप B2B बिजनेस चला रहे हैं तो कस्टमाइजेशन पे आप ओपन होने एट सम पॉइंट जब मानोगे नहीं कि जो बंदा कस्टमाइजेशन मांग रहा है उसको ये बात नहीं पता कि इसमें सही नहीं है, उसको चाहिए, जरूरत नहीं है उस चीज की, बट अब उसको क्या समझा हो गया यार, उसको चाहिए तो चाहिए, राइट? सो अब कस्टमाइजेशन का मतलब है एज अगर अपन प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट क्रिएट इसका लैंग्वेज नहीं होता, ठीक है? प्रोडक्ट इज एंटायर कस्टमर जर्नी, इज समथिंग व्हिच यू शुड अंडरस्टैंड, आई थिंक tell them that. So product is not just जैसे मैं लैंग्वेज बना रहा हूँ, product is not just a language. डॉक्टर स्नैजी के साथ जैसे भी टच कर रहा है, आसपास ऊपर नीचे जो भी टच कर रहा है, that everything is product. वो फाइनेंस कैसे करवा रहा है, कैसा उसका पेमेंट स्कीम क्या है, पेमेंट मॉडल क्या है, कहने का मतलब ये है कि इकोसिस्टम जो होता है वो सिर्फ आपका प्रोडक्ट नहीं होता, पूरा एक्सपीरियंस क्या है बायर का, आपसे जो भी इंटरेक्शन हो रही है उसकी सॉफ्ट टच या हार्ड टच वो कितनी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है और कितनी ज्यादा वेल पोजीशनड है कस्टमर के कंफर्ट के लिए और उसकी जीत के लिए। ज्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन है इसके लिए हो गया, अगर डंजो आप यूज करते हो तो डंजो का आप डंजो का प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है? डंजो से जब आपने डिलीवरी की या बुक किया, वो बंदा जो आपके पास आया उसने कितने अच्छे से आपको हाई हेलो किया, उसने कितने टाइम में डिलीवर किया, एवरी सिंगल पॉइंट, ठीक है, जो आपकी यूजर जर्नी में इन्वॉल्व है, दैट इज द प्रोडक्ट, ठीक है? डंजो आप इज लाइक नथिंग, इट्स जस्ट नाउ, राइट? सो आई थिंक या दैट्स सो थैंक यू सो मच उत्कर्ष, थैंक यू सो मच केशव। आई थिंक बहुत ज्यादा इंसाइटफुल सेशन था, बहुत ज्यादा चिल सेशन था। आई थिंक यू वर ऑल वेरी वेरी कैंडिड, जो फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ अस रिकॉर्डिंग इट हम इतना नहीं सोच रहे थे, बट आई थिंक बहुत ज्यादा मजा आया। आई थिंक फॉर द यूजर it's a crazy thing that they're getting to know everything about how B2C businesses are done, how B2B businesses are done, what have been the journeys of both these amazing founders as well as what are the challenges that have made them who they are today, right? I hope ये वीडियो आपको देख के बहुत जेन्युइनली समझ आया होगा कि बिजनेस कैसे आपको सोचना चाहिए, और अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी पार्ट्स है जिसमें आपको कंफ्यूजन है, प्लीज कमेंट इट डाउन एंड आई विल आस्क बोथ ऑफ देम टू चेक इट एंड आल्सो रिप्लाई टू इट. Thank you so much and follow I'll do another one. Check out Snazzy, check out Sales Captain. The links are in the description. Thank you so much. Signing off, Kshitij.